हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी की क्लास 7th है। क्लास की जो अपन करने वाले हैं यह विभिन्न प्रकार की जो सिविल सर्विस की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या फिर किसी भी राज्य की पीएस की परीक्षा हो, उनके लिए यदि आप इतिहास विषय की एक अच्छी समझ विकसित करना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि वो छोटी-छोटी किताबें हैं, उनमें जो छोटे-छोटे दिए हुए कीवर्ड हैं, टेक्निकल शब्द हैं, यह ज़रूरी है इनको समझने के लिए। तभी जो है एक आप क्या कर सकते हैं, विशेषज्ञ की तरह जो है आंसर राइटिंग कर सकते हैं, निबंध लेखन और ऑप्शनल जैसे विषय को क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है कवर करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है छोटी-छोटी क्लासों से लेकर के शुरू करें और 12th तक की एनसीईआरटी का ये पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी शब्दावली ही क्या करती है, मूल्यांकन करने के जो एक योग्य व्यक्ति बनाती है। और सिविल सेवा में चूँकि आप सभी विभागों के क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और इतिहास एक ऐसा विषय होता है जो अपने आप में सभी विषयों को शामिल करता है, क्योंकि इतिहास का मतलब होता है हमारी पिछली घटनाओं का अध्ययन। और पिछली घटनाओं में जो है समाजशास्त्र भी होता है, अर्थशास्त्र भी होता है, तकनीकी भी होती है, कला संस्कृति भी होती है, राजनीतिक इतिहास भी होता है और विज्ञान भी होता है। तो ये कहीं न कहीं इतिहास जो है सभी विषयों को शामिल करने वाला। तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था, आपने देखा था कि जो हम एक क्लास में अच्छा 6वीं की जो एनसीईआरटी थी, उसके उन चीज़ों को समझा हुआ था, उन शब्दों को समझा हुआ था, जो कि उस टॉपिक के लगभग 7 टॉपिक थे उसमें, जो कि प्राचीन काल से संबंधित थे। और ये जो कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी है, ये कहीं न कहीं मध्यकाल से संबंधित है, जो कि 1000 वर्षों का सफ़र तय करेंगे इसमें। और ये 750 ईस्वी से जो है और 1750 यानी कि जहाँ तक आधुनिक काल शुरू हो जाता है, उसके जस्ट पहले तक जो है इसमें बहुत सारी शब्दावली आपको वगैरह हैं। ये इस्लामिक स्थापत्य जो क्या होगी, यहाँ पर आएगी। भारतीय संस्कृति में अभी तक जो है इस्लाम नाम का तत्व जो है शामिल नहीं हुआ है। और यह जो मक्का मदीना में उदय हुआ इस्लाम वर्ग करेगा, भारत में भी अपना प्रसार करेगा। और जब भारत में इस्लाम धर्म के लोग आएँगे, तो उनसे संबंधित कला संस्कृति भी भारत में क्या सभी चीज़ होने वाले हैं। साम्राज्यों का क्या होगा, उदय होगा, प्रशासनिक कुछ बदलाव होंगे, शासन प्रणाली आएगी, संस्कृति का समन्वय भी देखने को सल्तनत काल में और मुगल काल में जो है मुस्लिम संस्कृति का यहाँ पर प्रादुर्भाव करते रहिएगा, लगातार चलते रहिएगा भाई। वही समय है सभी के पास में और वही सब चीज़ें हैं। बस एक क्या है कि कोई उसी समय में क्या कर लेता है, एक्स्ट्रा एफर्ट दे लेता है और कोई क्या कर लेता है, उसे आराम कर लेता है। तो वही जो क्या करता है कि कुछ नंबर से जो है आपका अंतर कर देता है, कुछ नंबर में जो क्या हो जाता है, सिलेक्शन होता है कि बाधाएँ हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव करो, समस्याओं का क्या करो, नाश कर दो, आगे चुनर उड़ा के ध्वज बना। अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, कर्तव्य कर रहे हो, तो आपके लिए लाइन है कि तू चुनर उड़ा के ध्वज बनाए, गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी रजा गिरी आएगा। ध्यान रखना, अगर आपकी ये मेहनत असफल हो, तो अंधेर होना चाहिए। तब हर कोई कहे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या है कि अपना मेहनत जो है इस तरीके से करना है। मेहनत करने का आशय सिर्फ इतना नहीं है कि उसी में जब हम क्या करते हैं, एक सीमा में रहते हुए अपने परीक्षा पैटर्न को समझते हुए, चीज़ों को समझते हुए जब मेहनत करते हैं, तो स्मार्ट स्टडी कहा जाता है। स्मार्ट स्टडी जो है मेहनत का थोड़ा-सा क्या है, सधा हुआ रूप है, जो कि जागरूकता के साथ सीमा में बंधे हुए और अपने सिलेबस के बिंदु पे चलिएगा। तो थोड़ा-सा मुझे क्या करना पड़ेगा, कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी का जो बेस लेना पड़ेगा और चीज़ों को तभी मैं क्या कर पाऊँगा, आगे जो है पढ़ा पाऊँगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपने जो है कक्षा 6वीं की क्या पढ़ी थी, आपने एनसीईआरटी पढ़ी। कौन-सी पढ़ी थी? कक्षा 6 की जो है एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी। और इस कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी में आपने जो है जीवन की शुरुआत वहाँ से की थी, जिसमें एक समय पढ़ा था पाषाण काल। कौन-सा काल? पाषाण काल पढ़ा हुआ था। और पाषाण काल में हमने देखा था कि जीवन जहाँ कहाँ से शुरू हुआ था, आप कहेंगे पत्थर से शुरू हुआ था। और
धीरे-धीरे क्या हुआ था कि शीत युग का जो है क्या हुआ था, अंत हुआ था। शीत युग जो मतलब हिम युग था, बर्फ वाला युग था और बर्फ के युग के अंत होने से क्या हुआ था, यहाँ पर मतलब तापमान का क्या हुआ था, प्रसार हुआ था और तापमान के प्रसार होने से आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि चारागाह की क्या हुई थी, अन्नमयि क्या हुई थी, चारागाह की जो है उपलब्धता हुई थी और इस चारागाह की उपलब्धता का ही परिणाम था कि हम लोगों ने क्या किया था, पशुपालन को जो है कौन-सा पालन? आप कहेंगे पशुपालन की जो शुरुआत किया हुआ था और कुत्ता को पहला पशु बनाया था, देन उसके बाद भेड़-बकरिया को जो है दूसरा पशु बनाया हुआ था। इसके बाद क्या होता है जब चारागाह से हम धीरे-धीरे क्या करते हैं, स्थायी जीवन की क्या करते हैं, कैसे स्थायी जीवन की जो है शुरुआत करते हैं और स्थायी जीवन की जैसे ही शुरुआत होती है, तो इसका ये स्थायी जीवन कहीं न कहीं हमारी किसका परिणाम था? कृषि का परिणाम। कृषि के रूप में जो है सबसे पहली फसल जो है हम बोते हैं वो जौ को बोते हैं और इसको भंडारित करने के लिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए हम घरों का निर्माण करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि एक हमने ताम्र पाषाण संस्कृति पढ़ी। ताम्र पाषाण संस्कृति 4 सभ्यताएँ मुख्यतः हम पढ़ते हैं, जौरवे संस्कृति या आहड़ संस्कृति और मालवा संस्कृति। देन इसके बाद में जब हमारे यहाँ पर तांबे का कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मानव द्वारा प्रयुक्त जो है प्रथम धातु कौन-सी थी? या प्रथम धातु कौन-सी थी? तो वहाँ पर जवाब आप क्या लिखते हैं? तांबा लिखते हैं। तांबे का प्रयोग करने के बाद हमने जो है इसमें क्या किया, टिन धातु मिला दी और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या किया, कांसे का निर्माण किया और कांस्य युगीन सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है और हमारे यहाँ पर एक विकसित सभ्यता हुई। देन इसके बाद में क्या हुआ, वैदिक कल्चर हुआ, जहाँ पर क्या हुआ, आर्यों का आगमन हुआ और आर्यों ने जो है यहाँ पर एक ग्रामीण सभ्यता का फिर से विकास किया और यहाँ पर हमें देखने को मिला, वेदों की जो है यहाँ पर क्या हुई, ना हुई और यहाँ पर हमें राजनीतिक रूप से छोटी-सी उन्नति देखने को मिली है, जिसे क्या कहते हैं, जन कहते हैं। ये जन आगे चलकर किसमें बदल गए, जनपद में बदल गए, किसमें, जनपद में और ये जनपद आगे चल कर के किसमें बदल गए, महाजनपद में बदल गए। किसमें बदल गए? महाजनपद में बदल गए और ऐसे प्राचीन काल में 16 महाजनपद जब क्या हुआ 6वीं शताब्दी का समय था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि बीसी का जो समय था, इस समय पर 2 घटनाएँ महत्वपूर्ण रूप से देखने को पहली घटना थी कि महाजनपदों का क्या हुआ? उदय हुआ। महाजनपदों का उदय हुआ, कुल 16 महाजनपद बने और इन 16 महाजनपदों में अगर आप देखेंगे तो मगध जो है सर्वश्रेष्ठ महा दूसरी जो घटना थी, वो धार्मिक स्तर पर क्या होते हैं, धार्मिक परिवर्तन होते हैं, जिन्हें हम धार्मिक आंदोलन के रूप में जानते हैं और इसमें लगभग 64 नवीन धर्म का क्या हुआ? उदय हुआ। किसके? वैदिक धर्म के विरोध में। जब आगे चल कर के शक्तिशाली महाजनपद हुआ जिसका नाम था मगध महाजनपद, तो यहाँ पर क्या हुआ, मगध साम्राज्य का जो है उदय हुआ। कौन से साम्राज्य का उदय हुआ? मगध साम्राज्य का। और मगध में ही क्या हुए, बहुत से प्रकार के वंश हुए। प्रमुख की अगर बात करूँ तो मौर्य वंश हुआ। मौर्यों के बाद जो है मौर्योत्तर काल में छोटे-छोटे राजवंश थे और इसके बाद में क्या हुआ, गुप्त काल हुआ, एक बड़ा केंद्रीकृत साम्राज्य। गुप्तों के पतन के बाद जो काल आया, उसे गुप्तोत्तर काल कहा गया और गुप्तोत्तर काल की जो खास बात थी कि यहाँ पर छोटी-छोटी उदय हुआ, खास तौर से हर्षवर्धन जी का मिलता है, एक बड़ा शासक देखता है उत्तर भारत में। इसके बाद जो है छोटे-छोटे जो है राज्य बँट जाते हैं, जिन्हें हम सामान्यतः राजपूत काल के नाम से जानते हैं उत्तर भारत के संदर्भ। अब राजपूत काल में जो है एक बड़ी घटना होती है कि विदेशी आक्रमण होते हैं, जिनमें हम देखते हैं मुस्लिम क्या होते हैं? मुस्लिम आक्रमण होते हैं और इन मुस्लिम आक्रमण में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अरबी आक्रमण होते हैं, फिर ये देन यहाँ पर क्या होते हैं? तुर्की आक्रमण होते हैं। तुर्की आक्रमण में जो है गोई देखने को मिलेगा, मोहम्मद बिन क्या देखने को गजनबी देखने को मिलेगा। अरबी आक्रमण में पहला मोहम्मद कासिम रहेगा और इसके बाद जो है इसी मुस्लिम आक्रमण में क्या देखने को मुगल देखने को मिले। मुगलों ने यहाँ पर क्या किया, राजपूतों मतलब मुस्लिम आक्रांता थे, मतलब राजपूत काल के दौरान क्या हुए, आक्रमण हुए और इस दौरान उन्होंने सफलता प्राप्त की, जिसका एक बड़ा कारण ये था कि जो है हमारी शक्ति किससे बटी हुई थी, छोटे-छोटे राज्यों के रूप में। इस दौरान तो बड़े आक्रमण सफल नहीं हुए, कहाँ? आप कहेंगे गुप्त काल में तो बड़े आक्रमण सफल नहीं हुए, मौर्य काल में तो क्यों? क्योंकि उस समय पर शक्ति का क्या था, केंद्रीकरण था, शक्तियाँ जो है एक मतलब बड़ी शक्ति के रूप में थी, तो उन्हें पराजित करना असंभव था। आगे चल कर के शक्तियाँ टूट गई तो छोटे-छोटे राज्यों का दूसरी बात जो है उनमें एकता का अभाव था। एक-दूसरे के खिलाफ क्या करते थे, सहयोग करते थे, विरोध करते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो है, जयचंद हमें विरोधी देखने को
तो इन चीज़ों को क्या है, अब हम यहाँ से जर्नी शुरुआत करते हैं प्राचीन काल के बाद मध्यकाल कक्षा 7 की एनसीईआरटी जो है हमारी क्या होती है, चलिएगा देखते हैं। तो इसमें जो है कुछ है शब्दावलियाँ देखिएगा जैसे बदलते मानचित्र और शब्दावलियाँ समय के साथ जो है भारत की छवि, तो इसमें देखेंगे कि एक नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है अल इदरीसी का नक्शा, ठीक है? 12वीं शताब्दी में जो है पूरी दुनिया का नक्शा बनाया गया और इस नक्शे का जो बनाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? ये जो है अल इदरीसी नाम का व्यक्ति जो है बनाता है। इसमें जो है ये नक्शा जो है उल्टा टाइप का बनाया हुआ है। देखेंगे ये जो है हमारे आई थिंक है भारत का मानचित्र है ये वाला, तो ये वाला भारत का मानचित्र देखिएगा, इधर नीचे वाला देखिएगा, इधर आप देखेंगे तो क्या बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। तो पहली बार जो ये मानचित्र बनाने का कार्य किया गया अल इदरीसी द्वारा किया गया, हालाँकि ये मानचित्र ऐसा था, उल्टा बनाया गया था, परंतु जो है आगे चल के सीधा हो गया। ये पहली घटना थी। इसके बाद में जो है एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है फ्रांसीसी एटलस जो है मतलब ये फ्रांस में बनाया गया एक क्या था, एटलस था, मानचित्र था, जो कि 18वीं शताब्दी में बनाया गया और इससे जो है आधुनिक क्षेत्र की क्या हुई पहचान। अब जो है इस शब्द को समझिएगा कि हिंदुस्तान किसे कहते हैं। देखिएगा हिंदुस्तान किसे कहते हैं, कई बार विवाद होता रहता है सोशल मीडिया में, आप खुद देखते होंगे। हिंदुस्तान क्या है? आप सिंधु घाटी सभ्यता में जो है देखिएगा अलग-अलग व्यक्तियों ने अलग-अलग प्रकार से जो है हिंदुस्तान जो है क्या किया है, इसे व्यक्त किया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं, इधर आपको नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा-सा यहाँ ज़ूम करता हूँ चीज़ें और स्पष्टता से देखने का प्रयास करते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो 13वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हैं मिन्हाज-ए-सिराज, किताब इनकी याद कीजिएगा। मिन्हाज-उस-सिराज की जो किताब है, उसका नाम है तबक़ात-ए-नासरी। ये क्या नाम है? तबक़ात-ए-नासरी। इस किताब में बताते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब क्या है? ये कहते हैं पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना, दोआब वाला जो क्षेत्र है, उसे क्या कहा इन्होंने? हिंदुस्तान कहा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जो एनसीईआरटी 7 की क्लास है, आज उस सिराज नाम के लेखक का उल्लेख मिलता है, जो महमूद गजनबी और ये लगभग दिल्ली सल्तनत के आसपास का समय है, 13वीं शताब्दी का समय था। उस समय पर जो है ये व्यक्ति आता है और अपनी किताब तबक़ात-ए-नासरी में लिखता है, जो हिंदुस्तान है उसका मतलब क्या है, इन क्षेत्रों से है पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना दोआब, मतलब कि दक्षिण भारत को हिंदुस्तान में शामिल नहीं करता। कौन? मिन्हाज-उस-सिराज। मिन्हाज-उस-सिराज के अनुसार जो है भारत क्या है, आपने समझ लिया हिंदुस्तान का अर्थ क्या है। अब देखेंगे हम 16वीं शताब्दी में जब बाबर आता है, तो बाबर के समय पर जो हिंदुस्तान का क्या मतलब होता था। बाबर जो है एक अपनी पुस्तक लिखता है, ध्यान रखना पुस्तक का नाम है बाबरनामा और बाबरनामा में बताता है कि अ, जो हिंदुस्तान का अर्थ है वो क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप से लेता है। इसमें जो है भूगोल को भी क्या करता है, शामिल करता है हिंदुस्तान में, पशु पक्षी और निवासियों की संस्कृति का भी वर्णन करता है, यानी कि ये कहीं न कहीं जो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इस सभी क्षेत्रों को शामिल करता है। कौन? बाबर। खूब वर्णन किया हुआ है। तो ये बाबरनामा को जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो उसमें देखने को मिलता है, बाबर बताता है कि भारत में बहुत जो है धूल भरी ठीक है। बाबर जो है भारतीय रियासतों ख़ास तौर से राजपूताना की रियासत जो राणा सांगा वाली रियासत थी, मेवाड़ रियासत कहते हैं, जो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की रियासत थी कृष्णदेव राय की, तो उसका उल्लेख करता है, पशु-पक्षी का उल्लेख करता है, पर्वत पहाड़ियों का उल्लेख करता है। ये मतलब कहीं न कहीं सिर्फ़ ये बाबर जो है, ये सिर्फ़ राजनीतिक संदर्भ नहीं लेता है, भूगोल को भी क्या करता है, हिंदुस्तान की अवधारणा शामिल करता है। ठीक है? अगली बात करें आज का संदर्भ क्या है, हिंदुस्तान का आज का मतलब क्या है? तो आज जब हिंदुस्तान का मतलब समझते हैं कि क्या है, आधुनिक भारत से एक नेशन स्टेट के रूप में जाना जाता है जिसकी बाउंड्री बनी हुई है। ये क्या था? हिंदुस्तान शब्द का संक्षेप में मतलब था। अब मैं देखिएगा रियल मतलब बताता हूँ। ये जो है समझिएगा हिंदुस्तान जो है यहाँ से आप शुरुआत में जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते थे तो यहाँ से एक नदी गुजरती थी और इस नदी का नाम क्या होता था? तो आप कहेंगे सिंधु नदी। कौन-सी नदी होता था? सिंधु नदी होता था। अब जो इधर क्या पड़ता है, एक देश पड़ता है, इस देश का नाम है इधर में जो है ईरान पड़ता है, ईरान देश पड़ता है, ठीक है? ईरान को उस समय पर यहाँ पर फ़ारस की खाड़ी पड़ती है, तो उसे फ़ारस भी कहा जाता था और यहाँ के लोगों को क्या कहते थे? पारसी। और सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कुछ इस प्रकार से जो है
विस्तृत थी और इस सभ्यता के लोग जो थे यहाँ से और थोड़ा-सा ये लोथल बंदरगाह यहाँ पर पड़ता है, तो इस प्रकार से जो है आप शामिल कर सकते हैं, ये क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ से जो है खूब जो है यहाँ से समुद्र के रास्ते फ़ारस की खाड़ी से व्यापार होता। तो यहाँ के लोग जो है सिंधु को जो क्या कहते थे सिंधु नदी को जो है इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडस कहा जाता है। तो इसी के आधार पर कहीं न कहीं सिंधु के इस साइड के लोगों को ये सिंधुस्तान या हिंदुस्तान ऐसा कहते थे। उसी के नाम पर जो है हिंदुस्तान बना। आगे चल कर के जो है यह शब्द जो है ये आई का उच्चारण फ्रांसीसी में ऐच किया गया, इधर ऐच जोड़ दिया गया तो हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। तो तान का मतलब होता है स्थान, सिंधु के आसपास का स्थान क्या कहा गया था? हिंदुस्तान कहा गया था। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा आपसे पेपर में प्रश्न यहाँ से पूछ सकता, सामान्यतः आपको समझ में आना चाहिए हिंदुस्तान का मतलब क्या है? तो अपने इतिहास में जब देखते हैं तो विभिन्न समय-समय पर जो लेखक आए हैं वो बताते हैं। सामान्यतः कह दूँ हिंदुस्तान ये हिंदू धर्म के नाम पर नहीं है, हिंदू धर्म नहीं और हिंदू कोई नहीं है। हिंदू जो है वीडी सावरकर ने भी बताया हुआ था कि एक विचारधारा है जो हिमालय पर्वत से लेकर के समुद्र के मध्य के लोगों को क्या करती है? संदर्भित करती है। ठीक है? तो इनके मध्य की विचारधारा है। यही को बात करेंगे तो हमारे देश को जो है बौद्ध ग्रंथों में और रामायण में क्या कहा गया है? जम्बूद्वीप का जो है हिस्सा बताया गया है किसे? भारत को। और तो कहीं न कहीं ये हमारा सिंधु नदी के नाम पर ही ये नाम जो है इंडिया और हिंदुस्तान का हुआ है। ये भारतवर्ष जो शब्द है, नामकरण को लेकर के चर्चा भारत के नाम पर जो है देखने को मिलती है। अब ये भरत जो है हमें 2 देखने को, एक भरत जो है सुदास के जो पुत्र रहते हैं वो देखने को मिलते हैं। एक भरत जो है ऋषभदेव जैन जो धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनके पुत्र भी देखने को मिलते हैं। ठीक है? दोनों का जो है अपने-अपने धर्म के लोग दावा करते हैं कि उनके नाम पर है। खैर अगर बात करें भारतवर्ष शब्द की बात की जाए, इसका पहली बार ज़िक्र जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो एक अभिलेख आप पढ़ते हैं, जिसका नाम है का अभिलेख। उस अभिलेख में जो है पहली बार भारतवर्ष शब्द देखने को मिलता है। स्टार क्वेश्चन में लगा दे रहा हूँ क्योंकि भारतवर्ष शब्द बस में लिखा हुआ है और पूछने लायक अगर कुछ कंठस्थ फैक्ट पहला फैक्ट है जो पूछा जाता है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। इतिहास के स्रोत हम अतीत को कैसे जानते हैं? तो ये अतीत को जानने के लिए हमने जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ी थी उसमें भी देखा हुआ था। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में मुख्यतः 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक क्या होते हैं? आप कहेंगे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ होते हैं, पुरातात्विक स्रोत बोल देते हैं। एक जो है लिटरेचर से संबंधित होते हैं, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं जैसे विभिन्न प्रकार के सिक्के, स्थापत्य कला और विभिन्न प्रकार के शिलालेख, इन्हें जो है पुरातात्विक स्रोतों में शामिल किया जाता है। और जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उसमें वो चीज़ें शामिल होती हैं कलम से लिखी गई हो, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं यह जो है उर्दू भाषा में आई लिखा हुआ उर्दू या फारसी पता नहीं, ये मुझे लगता है उर्दू लिखी हुई, फारसी भाषा नहीं जानता। फारसी मुगल काल और जो है दिल्ली सल्तनत के दौरान राजकीय भाषा होती। इधर ये आप देख पा रहे हैं कि कोई जो है सिक्का है और सिक्का में जो है कुछ चीज़ें जो है लिखी हुई, इधर ये देख पा रहे हैं ये अभिलेख है और अभिलेख समानता उसे कहते हैं जो एक कठोर सतह पर जो है लिखा है। अगर जो कोमल सतह पर लिखेंगे यानी कि सॉफ्ट सतह पर लिखेंगे तो आपका सही आ जाएगा। ठीक है? तो ये हार्ड जो है सरफेस पर लिखा जाता है क्या अभिलेख, कई बार प्रश्न आ जाता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे एपिग्राफी जो है अभिलेखों को कहा जाता है। दूसरा फैक्ट ध्यान रखेंगे लेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स जो है बोला जाता है। तो ये शब्द ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है आपसे पूछे। न्यूमिस्मैटिक्स और जो है एपिग्राफी ये 2 शब्द आप ध्यान चलिएगा भाई, तो अच्छे से हूँ। एक्स ठीक है? तो ये शब्द जो है आप ध्यान और इधर देखेंगे प्रमुख ग्रंथ अगर देखेंगे जो मध्यकालीन इतिहास की जानकारी देते हैं, तो आप कहेंगे कि एक राजतरंगिणी नाम का ग्रंथ है और ये राजतरंगिणी नाम का ग्रंथ है, किसने लिखा हुआ है? आप कहेंगे कल्हड़ नाम के विद्वान द्वारा जो है लिखा। तरंग का मतलब होता है अध्याय और राज का मतलब होता है शासन व्यवस्था का वर्णन करने वाला।
ये कश्मीर की जो है इसमें क्या मिलता है, कश्मीर का संपूर्ण इतिहास देखने को मिलता है इस पुस्तक में, राजतरंगिणी में। आई थिंक 8 अध्याय इसमें को मिलते हैं। तारीख़-ए-हिंद जो है इस पुस्तक है जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है। तारीख़-ए-हिंद किसने लिखी हुई थी? आप कहेंगे अल-बरूनी ने लिखी हुई थी। अल-बरूनी ये वही व्यक्ति था जो महमूद गजनवी के साथ में क्या आया हुआ था, ये भारत आया हुआ था और इसे जो है महमूद गजनवी के समय के भारत का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत जो है माना जाता है। अल-बरूनी ने जो है भारतीय साहित्य और जो धर्म ग्रंथ थे उनका भी अध्ययन किया हुआ था। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि भारत में जो है मुस्लिम पहला मुस्लिम कौन था जिसने भारतीय धर्म शास्त्रों का जो है अध्ययन किया हुआ था। दरअसल अल-बरूनी को जो है प्रकार का मुस्लिम व्यक्ति था। इसे जो है ऐसा लगता था कि जो है इस्लाम धर्म क्या है, श्रेष्ठ है दुनिया में। ये भारतीय धर्म को भी क्या करना चाहता था, जानना चाहता था। ये व्यक्ति कौन? अल-बरूनी। और सभी चीज़ें जो है भारत की तात्कालीन व्यवस्था का वर्णन ये कि तारीख़-ए-हिंद नाम की किताब में करता है। किसके समय पर आया हुआ था? ध्यान रखें, गजनवी के साथ में ये भारत आया। लिपि या शैलियाँ देखेंगे, कैलीग्राफी जो है, नस्तलिक लिपि जो है, तो ये कुछ लिपियों का विकास हुआ था। जैसे नए शब्द ऐसे आ जाएँगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएँगे क्या लिखा हुआ है। नस्तलिक क्या होती थी? एक प्रकार की लिपि होती थी, जो कि वर्ण जोड़कर जो है लिखे जाते थे और पढ़ने में क्या होती थी? आसान होती। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा शब्द आ जाए, तो आप क्या जोड़ेंगे इसे? मध्यकालीन इतिहास में जो है शुरू होने वाली एक प्रकार की लिपि थी। इस लिपि में क्या होता था? वर्णों को जोड़कर जो है लिखा जाता था, पढ़ने में क्या होती थी? आसान। शिकस्त भी क्या होती थी? ये अधिक सघन और कठिन लिपि थी, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की लिपि है। तो ऐसे शब्दों में जब ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो सिर्फ़ हमें एक अक्षर नहीं पता चलता भाई किससे संबंधित क्या है, हम इसमें लिखें क्या? अगर ये बार पता चल जाता है कि ये एक लिपि है और इसका जो है विकास जो है मध्यकाल में हुआ था, तब आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा-मोड़ा रिलेटिव बातें लिख सकते हैं। तो वहाँ पर आप क्या हो जाते हैं, ऐसे शब्दों में उन लोगों से अलग हो जाते हैं जिनसे कुछ नहीं बनता यहाँ पर। और आप जो है अगर ऐसा लिख देते हैं तो 1.5 नंबर आपको 1 नंबर मिल जाते हैं 2 मार्कर में। तो वहाँ जो है आप क्या हो जाते हैं, अन्य लोगों से अलग हो जाते हैं। तो ये 2 शब्द ध्यान रखिएगा। और ये 2 रचनाएँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा बहुत बार ये सामान्य एग्ज़ाम में पूछी जाती है, राजतरंगिणी, तारीख़-ए-हिंद भी खूब पूछी जाती है। तो मैं वो प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ जो यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगर उतने डिटेल में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि चीज़ें हम इतने कम समय में कवर ना कर पाएँ, तो कवर भी करना है। देखिएगा, नए राज्य और नए राजा और राज्य सामंतवाद से साम्राज्य तक। तो इस टॉपिक को जो है समझने से पहले मुझे खाली पेज मिल जाता तो मैं थोड़ा-सा अच्छे से बता देता यहाँ पर कि ये सामंतवाद क्या होता था। चलो इधर जो है अपन क्या कर लेते, चलिएगा इधर ही देखिएगा। हम देखते हैं क्या, सामंतवाद जो है इधर देख लेते हैं। कौन-सा वाद? आप कहेंगे सामंतवाद। देखिएगा, सामंतवाद चीज़ों को समझिएगा भाई। इतिहास जो है ये कहीं न कहीं जोड़ने वाली चीज़ है। मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि आपके फैक्ट कवर हों, लेकिन आपकी समझ ज़रूर बने। तो आप जो है शुरुआत जब करेंगे तो आप कहेंगे कि एक अभिलेख है जिसे कहते हैं रानी नागनिका का अभिलेख। कौन-सा अभिलेख है? रानी नागनिका का अभिलेख है। नागनिका का अभिलेख है और उस अभिलेख का नाम है नानाघाट अभिलेख। क्या नाम है? नानाघाट अभिलेख। और नानाघाट अभिलेख की खास बात है कि इसमें क्या मिलता है, भूमि दान का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? भूमि दान का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो है क्या उल्लेख मिला हुआ है कि अग्रहारों की भूमि है वो क्या होगी, कर मुक्त होगी, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अग्रहार किसे कहा गया था? जो ब्राह्मणों के गांव होते थे उन्हें क्या कहते थे? अग्रहार कहते थे। तो अग्रहारों की जो भूमि होगी वो क्या होगी, कर मुक्त होगी, ऐसा जिक्र मिलता है। अब देखिएगा, भूमि दान कई प्रकार से किया जाता था प्राचीन काल में। क्या करते थे? राजा कई बार जो है इनाम के रूप में जो है भूमि देते थे। अब जैसे कि किसी पुरोहित ने क्या किया, किसी मतलब राज्य में भविष्यवाणी, क्योंकि ज्योतिष पर चलता था शासन पहले, तो पुरोहित ने भविष्यवाणी की और शायद वो भविष्यवाणी क्या हुई, सही हो गई। तो ऐसी अवस्था में जो है बहुत सारा इनाम जो है मिल जाता था। कई बार जो है इन्हें क्या दे दी जाती थी, जागीर दे दी जाती थी कि चलो 5 गाँव की जो है आपके हो। इसी प्रकार से जो है
भूमि दान जो है शिक्षा के लिए भी किया जाता था। जो ब्राह्मण क्या होते थे, एजुकेशन सिस्टम चलाते थे, तो जो मतलब जैसे वर्तमान में क्या होते हैं, स्कूल होते हैं, तो उनकी जो है फाइनेंशियल फंड को पूरा करने के लिए वर्तमान में टैक्स से जो है गवर्नमेंट पे करती है। पहले ऐसा नहीं होता था, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी। वो चलो भाई, जो भी लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, उन्हें 50 गाँवों की आय जो है क्या दी जाएगी, शिक्षा व्यवस्था में निवेश की जाए। तो बाद में पता चला कि स्कूल यहाँ के हो गए और जो लोग क्या थे उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है। दूसरी बात करें तो जागीरदारों को भी भूमि मिलती थी। इसी प्रकार से जो छोटे-छोटे भूस्वामी वर्ग होते थे, क्या होते थे? भूस्वामी वर्ग होते थे, इनके पास में भी ज़मीन होती थी। ज़मीन मंदिरों को भी जो है बहुत सारी ज़मीन दान दी जाती। तो ये ऐसी ज़मीन जो है होती थी, भूमि दान किया जाता था। अब धीरे-धीरे क्या हुआ, आगे चल कर के यह प्रवृत्ति बढ़ती गई, लेकिन जब गुप्तोत्तर काल आया, यानी कि एक जब तक ताकतवर राजा रहा तो इनकी जो है क्या है, पर इन्हें उठने का अवसर नहीं मिला। लेकिन गुप्तोत्तर काल में जो बड़े राज्यों का क्या हुआ, पतन हुआ, छोटे राज्य उदय हुए। क्या हुए? छोटे राज्य जो उदय हुए। अब ये छोटे राज्य थे कौन? सवाल ये उठता है, ये छोटे राज्य कोई और नहीं थे, जो यहाँ पर जमीन इन लोगों को मिली हुई थी, ये आगे चल करके क्या हो गए थे, बड़े भूस्वामी बन चुके, यानी कि इनके पास में जो है ज़्यादा ज़मीन हो चुकी थी राज्य की तुलना में। तो इससे क्या हुआ कि राज्य के पास टैक्स कम जाता और प्राइवेट ज़मीन ज़्यादा हो गई। तो फिर राजा को क्या करने लगे, ये लोग जो प्रभावित करने लगे, और जिसे चाहे उसे राजा बना देते, समय पा करके अपने खुद शासक बन गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि बहुत सारे शासक हो गए, छोटे राज्य जो है हो गए। इन छोटे-छोटे जो राज्य के मालिक होते थे, उन्हें क्या कहा गया? सामंत कहा गया। और ऐसी जो इनके द्वारा, अब ये छोटे-छोटे राज्य होते थे, अक्सर एक-दूसरे से लड़ाई होती रहती थी। तो इनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? बंद अर्थव्यवस्था हो गई। इसमें कौन जो है, उद्योग प्रभावित हुआ, हमारा व्यापार जो है विदेशों से चलता था वो प्रभावित। बंद अर्थव्यवस्था हो गई, तो मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं बचेगी ना भाई। जब छोटे-छोटे राज्य हो जाएँगे, तो उतने साधन नहीं होंगे, उतना विकास नहीं हो पाएगा। तो इनकी जो है सेना कमज़ोर हो गई। अब जो है यहाँ आसानी से इन छोटे-छोटे राज्यों को जीता जा सकता था, इसी का परिणाम हुआ। और दूसरी बात करें तो एक जो कन्नौज नाम का जो है राज्य था, कन्नौज जो राज्य था, उसको लेकर के क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जहाँ एक ओर जो है राष्ट्रकूट, एक ओर जो है पाल थे, एक ओर कौन थे? प्रतिहार थे, तीनों की इनके मध्य में लड़ाई हुई और लड़ाई के परिणामस्वरूप तीनों का क्या हुआ? पतन हुआ। तो अर्थव्यवस्था इससे भी कमज़ोर हो गई। तो विदेशी शक्ति को क्या मिला? अधिकार। ये सामंतवाद शब्द समझ में आया। कई बार जो है मेंस में आ जाता है कि सामंतवाद क्या है? इसकी क्या विशेषताएँ होती? यही विशेषताएँ होती। इनके राज्य क्या होते थे? छोटे होते थे। अर्थव्यवस्था क्या होती थी? और क्या होता था? कमज़ोर अर्थव्यवस्था होती थी, उद्योग कम चलता था, सेना कमज़ोर होती थी, शक्तिशाली सेना नहीं थी, ठीक है? इनकी शक्ति कम थी, राज्य जो है आसानी से जीते गए, किसके द्वारा? मुस्लिम शासकों द्वारा। ये क्या था? सामंतवाद था। तो जो छोटे राज्यों का उदय हुआ, यहाँ पर देखेंगे, तो ये छोटे राज्य ही थे कौन? गुर्जर प्रतिहार भी क्या थे? एक सामंत ही। इसी प्रकार से पाल भी क्या थे? छोटी ही शक्ति थी। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट क्या थी? बड़ी शक्ति थी। और यहाँ पर जो है एक केंद्रीय राज्य था महत्वपूर्ण, जैसे हर्षवर्धन ने क्या किया था, हर्षवर्धन पहले जो है कहाँ का शासक होता था? थानेश्वर हरियाणा का शासक होता था। लेकिन जो हुई थे, और उसकी जो बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री, राज्यश्री जो है कहाँ की थी? कन्नौज के महाराजा ग्रह वर्मा की पत्नी थी। जब इसके पति की क्या हो जाती है, यानी कि ग्रह वर्मा की हत्या हो जाती है हर्ष के बहनोई की, तो राजश्री क्या करती है? आत्महत्या करने के लिए। फलस्वरूप हर्ष जो है यहीं पर आ जाता है, हर्षवर्धन, और अपनी बहन के यहाँ करने लगता है, शासन करने लगता है, और कन्नौज का जो है राजनीतिक वर्चस्व बढ़ जाता है। अब इसको कब्जा करने के लेकर के तीन राज्यों के मध्य में जो संघर्ष हुआ, उसे क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला था? 200 वर्ष तक चला था। इधर जो है तीन शक्तियाँ कौन थी? दक्षिण की जो है राष्ट्रकूट शक्ति थी, और जो गुजरात मालवा की जो राजस्थान की शक्ति थी जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार, और पाल शासक। अगर आप गौर से देखेंगे तो इनमें से पाल शासक जो क्या है, सबसे कमजोर है। क्या है? पाल शासक सबसे कमजोर है। राष्ट्रकूट जो क्या है, एक शक्तिशाली बड़ी शक्ति है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और जो गुर्जर प्रतिहार है, ये पाल से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन राष्ट्रकूट क्या है? कमजोर शक्ति।
तो जब क्या करते थे, इधर उठते थे तो ये गुर्जर प्रतिहार इन्हें दबोच देते थे, लेकिन जब ये जैसे ही जीत करके आते तो इधर से ये आ जाते तो हारना पड़ता। दरअसल वत्सराज नाम के जो नागभट्ट और वत्सराज थे, 2 शासक यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर जो है गोविंद तृतीय, ध्रुव द्वितीय जो है ये 2 शासक यहाँ रहते हैं। यहाँ पर मुख्य शासक धर्मपाल रहता है। तो ये जो है आपसी में लेकर के संघर्ष करते रहते हैं। इसी को जो क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ट्रिप ट्रिपराय ठीक है, ट्रिपरटाइट स्ट्रगल जो है इसे बोलते हैं, मतलब 3 जगह से जो है संघर्ष हुआ, 3 साइड से इसे क्या बोलते हैं, पक्षीय, 3 पक्षों के मध्य में। अब तो ये सामंत ही थे। अब इनमें से जो जीता तो वो क्या बना लिया, साम्राज्य बना लिया, हालाँकि जीता तो कोई नहीं था। अब देखिएगा सामंतों का उदय यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत शॉर्ट में, तो वही कहानी होगी कि बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, सामंत कहा जाता था। कि बड़े भूस्वामी कैसे बन गए थे, तो आपने इनकी कहानी देख ली हुई है। ये क्या करते थे कि राजा को सैन्य सहायता और उपहार दिया करते थे। उपहार मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी पेटी गड्डी की जो है, रुपया की पेटी, जिससे राजा क्या होता था, इनके जो है कंट्रोल में हो जाता था। सत्ता पाने पर जो है ये महासामंत बन गए, या महामंडलेश्वर, जिन्हें प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, मुख्य सचिव भी कहा जाता है, ऐसे अधिकारी होते थे। फिर बाद में ये राजनीति को प्रभावित करते थे और शासक भी बने। अब इधर देखेंगे कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुष्ठान दिए हुए हैं, धार्मिक क्रियाकलाप हैं, ये शब्द ध्यान रखिएगा। इसमें जो हिरण्यगर्भ है, ये होता है दान है एक प्रकार का, सोने का जो है इसे गर्भ कहा जाता है। और दंती दुर्गों ने जो है ये हिरण्यगर्भ दान किया हुआ था, और कहाँ पर किया हुआ था, उज्जैन में किया हुआ था। कहाँ पर, उज्जैन में किया हुआ था। तो इससे आपको क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं ये जो है एक प्रकार की शक्ति। दंती दुर्ग कौन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे एमपीपीएससी में एमपी हिस्ट्री से भी जोड़ करके पूछता है कि जो है हिरण्यगर्भ जो है ये किससे संबंधित है। तो एक प्रकार का ये धार्मिक अनुष्ठान होता था, इसमें सोने का बाद में दान किया जाता था। और यह जो है पहले यहाँ पर एक यज्ञ होता था, और ये कहाँ पर संपन्न हुआ था, उज्जैन में हुआ था। दंती दुर्ग राष्ट्र है, चालुक्यों को हरा करके क्षत्रियत्व प्राप्त करने के लिए जो है यह यज्ञ किया हुआ। तो हिरण्यगर्भ अगर यज्ञ आ जाएगा 2 नंबर में, या फिर मेंस में आ जाता है, तो ऐसे शब्द जो है आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी की क्या है शब्द। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है, किन के मध्य में हुआ था, उसका कारण क्या था। और इसमें अगर बात की जाए कि अंतिम रूप से जो है इस त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय किसकी हुई, अंतिम रूप से विजय किसकी हुई, तो आप कहेंगे गुर्जर प्रतिहारों। राष्ट्रकूट उधर नहीं टिक पाते थे, क्योंकि जैसे ही ये उधर जाते, उत्तर भारत में जाते, दक्षिण में विद्रोह होने लगे। पाल जो है इनको टक्कर देने के नहीं थे, इसलिए ये नहीं जीत पाए। तो अंतिम रूप से विजय किसकी रही, गुर्जर प्रतिहारों की रही। गुर्जर प्रतिहार मध्य प्रदेश में है, शासक है मिहिर भोज जो है इसके सबसे प्रतापी शासक हुए थे। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के, और ग्वालियर अभिलेख इन्हीं का है। तो तोरमाण नाम का जो हूण शासक था उसे पराजित किया हुआ था मिहिर भोज ने। सुलेमान जो है एक अरबी यात्री आता है मिहिर भोज पर, ये खूब प्रशंसा करता है कि ये मतलब बहुत खतरनाक शासक है, कौन, गुर्जर प्रतिहार। तो ये स्लाइड आपको जो है समझ में आई, जिसमें आपको क्या समझना था कि सामंतवाद का क्या मतलब होता है, और त्रिपक्षीय संघर्ष है। एक बार में जो है सब कुछ याद करने की कोशिश मत करो, यही चीज़ें जो है अभी चल करके बड़ी क्लासों में जाएंगे तो और डिटेल में मिलेंगी। तो समझने का जो है स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, आपने एक जो है चोल साम्राज्य, ये दक्षिण भारत में जो है वैसे पढ़ते हैं, राज्य चोल साम्राज्य। और चोल साम्राज्य है, इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँगी तो किसके द्वारा स्थापना की, विजयालय द्वारा जो है इस चोल साम्राज्य की स्थापना की, विजयालय द्वारा। अगर यहाँ पर मैं छोटा सा मानचित्र बनाऊं, जैसे मैं दक्षिण भारत का हिस्सा बनाया, तो इधर जो ये राज्य था, इधर वाला राज्य, इसे क्या कहा जाता था, जो पल्लव, पहले यहाँ पर पल्लव शासन करते थे। पल्लव के बाद में जो जिसने शासन किया पहले क्या थे, चोल। यहाँ पर ये शासन, पहले यहाँ पर पल्लव शासन करते थे, पल्लव के बाद चोल। चोल में जो है विजयालय संस्थापक हुए। बड़े शासकों में नाम आता है राजाधिराज प्रथम का, या राजराज प्रथम जिसे कहा जाता है, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम जो है ये क्या है, बड़े शासक हैं, का नाम जो है दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, राजेंद्र प्रथम। और ये वही चोल शासक हैं जिन्होंने तंजावुर में जो है क्या किया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी जो है कहा जाता है।
अब इनकी अगर मैं बात करूँ सबसे कोई पूछे कि भाई एक बात बता दीजिए, तो इनकी एक बात थी क्या स्थानीय स्वशासन बहुत महत्व ठीक है। पूरे भारतीय इतिहास में जो प्राचीन काल का है, इनके जैसी जो है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था देखने को नहीं ठीक है। अगर स्थानीय स्वशासन को आप देखोगे तो यहाँ पर 3 प्रकार की हमें सभा देखने को मिलती है। कौन-कौन सी? एक सभा होती और दूसरी होती थी क्या नगरम, क्या होती थी नगरम और तीसरी जो सभा होती थी उसे कहते हैं महासभा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होती वो महासभा थी और जो है सामान्य लोगों की सभा थी, नगरम व्यापारियों की सभा थी और ये जो है ब्राह्मण गाँवों की सभा हुआ, महासभा। ठीक है। कहाँ से जानकारी मिलती है हमें? मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा उत्तर मेरू जो इंस्क्रिप्शन है यह किसका है? परांतक प्रथम का है। किसका अभिलेख है ये? परांतक प्रथम का जो है ये अभिलेख है। इसमें जो है क्या है हमें जानकारी देख इसकी चोलों के स्थानीय प्रशासन की। जो उत्तर मेरू अभिलेख है इसमें जानकारी देखने को मिलती है। सिंपल सा प्रश्न आता है कि प्राचीन काल में चोलों का शासन किसके लिए जाना जाता था? तो आपको ऑप्शन मिलेगा स्थानीय स्वशासन के लिए, पंचायती राज के लिए, ग्रामीण शासन के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर ग्रामीण शासन बहुत तरीके से वर्तमान में चुनाव होते थे। स्थानीय स्वशासन देखें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सभा के सदस्यों का चुनाव जो है कैसे होता था? लॉटरी सिस्टम द्वारा चुनाव ठीक है। ताड़ के पत्तों में उनका नाम लिख कर के एक डाल दिया और जो डब्बा से क्या निकला? ताड़ का पत्ता जिसका नाम निकला वही क्या बनते सरपंच। लेकिन सरपंच जो कौन बनता था? जो समिति के जो सदस्य बनता था और समिति का सदस्य बनने के लिए क्या होती थी? ये जो महासभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होती? देखिएगा इतनी खतरनाक योग्यता जो हमें प्राचीन काल में देख उस व्यक्ति की जो है आयु लगभग 35 से 70 वर्ष होना चाहिए। कि बहुत अनुभवी व्यक्ति जो है प्रशासन में जाएगा। भाई 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना यानी कि युवा अवस्था से निकल कर के गृहस्थ जीवन एक बहुत समझदार व्यक्ति। स्वयं का जो है उसके पास में आवास होना चाहिए और भूमि भी होनी चाहिए। ये डेढ़ वेल्ली भूमि यानी कि लगभग 5 से 7 बीघा ज़मीन क्या होती थी आवश्यकता होती थी अगर आपको जो है महासभा का यानी कि सदस्य बनना है, शासन वर्ग शामिल होना। वेदों का जो है क्या होना चाहिए? उसे ज्ञान होना चाहिए और वह व्यक्ति जो है ईमानदार होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में क्या है सदस्य ना रहा हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत आप सदस्य नहीं बन सकते हैं। 1-2 बार अवसर ही मिलता था महासभा का सदस्य बनने की। ये योग्यता अगर है तो आप क्या बन सकते हैं और आपका जो है चुनाव होगा और चुनाव में जो सभी लोग वोट डालेंगे अपना और फिर जिसका ताड़पत्रों के माध्यम से चुनाव करवाया जाएगा, क्या होगा? बनेगा स्थानीय स्वशासन का मालिक बनेगा। अब ये देखेंगे कि जो है यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था दी हुई है कि सबसे जो बड़ा होता था यानी कि मंडलम होता था यानी कि जो चोल साम्राज्य था सबसे ऊपर क्या होगा? साम्राज्य होगा। क्या होगा? सबसे ऊपर क्या होगा? साम्राज्य होगा, एम्पायर। साम्राज्य जो है किसमें विभाजित होता था? राज्यों में विभाजित होता था और राज्यों को क्या कहते थे? मंडलम कहते थे। और एनसीईआरटी का भाई नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहना, सिर्फ समझो और पढ़ो ठीक है। बहुत ज़रूरी नहीं है नोट्स बनाना, समझना ज़रूरी है। एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लासें हमेशा डली रहेंगी तो अगर आवश्यकता हो क्योंकि ये चीज़ें बार-बार आपको रिकवर करवाता रहूँगा भाई जितना मैं पढ़ाऊँगा उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप रिवीजन कर रहे हैं डेली लगातार, तो उसके लिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि बार-बार रिवीजन करने के लिए अपना लिखा होना चाहिए। और जो ये राज्य होते थे, राज्यों को क्या कहते थे? मंडलम कहा जाता था और जो मंडल होते थे किसमें बँटे होते थे? बलनाडु में जिला स्तर की जो है इकाई होती थी बलनाडु और जो बलनाडु होते थे वो किसमें बँटे होते थे? आप कहेंगे कि ये जो है नाडु में बँटे होते थे और नाडु क्या होता था? ये गाँवों का समूह होता था यानी कि तहसील स्तर की से बात कर सकते हैं। और जो नाडु होता था ये किसमें बँटा होता था? गाँवों में बँटा होता था कि उर होती थी, किसानों की समान बस्तियाँ होती थी और यहाँ पर जो है सामान्य सभा हुआ करती थी। तो ये जो है यहाँ की शासन व्यवस्था है और यहाँ का जो शासन व्यवस्था जो स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकल स्तर पर चलता था वो महासभा, नगरम और उर के माध्यम से चलता और बात करें भूमि के प्रकार ब्रह्मदेय, सालभोग, पलिचन्नम ये क्या होते थे? भूमि के प्रकार होते थे, ठीक है? तो इसे जो है ध्यान दे सकते हैं कि ब्रह्मदेय भूमि क्या होती थी? ब्राह्मणों की भूमि होती थी, उसे ब्रह्मदेय भूमि कहा जाता था। ये चीज़ें दिख नहीं रही होंगी आपको, क्या कर सकता हूँ भाई ये भी स्लाइड में जा रहा है, पता नहीं वो जो है आता नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको दिख जैसे ये भूमि के प्रकार दिए हुए हैं, तो ये जो ब्रह्मदेय भूमि
किसकी भूमि थी? ये ब्राह्मणों की भूमि थी। और जो साल भोग भूमि, देखिएगा साल भोग शब्द आ जाए ना तो 2 नंबर में ऐसे शब्द आ जाएँ शायद, तो क्या करोगे? बताइएगा कि जो विद्यालय के लिए जो ज़मीन समर्पित की जाती थी, उस ज़मीन को क्या कहते थे? साल भोग ज़मीन कहा जाता था। इसी प्रकार से जो पल्ली चन्नम ज़मीन होती थी, पल्ली चन्नम ज़मीन, यह जैन संस्थानों के लिए जो ज़मीन होती थी, उसे पल्ली चन्नम था। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और आगे चीज़ें देखते हैं। अगला है, अब हम दिल्ली सल्तनत को जो है क्या करते हैं, देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत में आ गए, तो देखिएगा भाई शायद एनसीईआरटी में इतने टॉपिक ही दिए हुए हैं, तो मैं जोड़ देता हूँ चीज़ों को, आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाए। देखिएगा हमारे यहाँ पर क्या हुआ, सामंतवाद हुआ। क्या हुआ? सामंतवाद थे, यानी कि छोटे-छोटे राज्य थे। इन सामंतों को जो है क्या हुआ कि यहाँ पर 712 में क्या हुआ, अरबी आक्रमण हुआ। कौन-सा आक्रमण हुआ? अरबी आक्रमण हुआ। और अरबी आक्रमण में जिसने आक्रमण सफलता प्राप्त की थी, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इसने जो भारत का ये सिंध वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या किया? विजय प्राप्त किया। और यहाँ पर पहली बार जो है इनके द्वारा ही क्या किया? जजिया कर लागू किया गया। अरबों के बाद में जो है, इनके बाद में, अरबों के बाद में जो है लगभग 1001 के आसपास, 1001 के आसपास जो क्या करता है, गजनबी जो है आक्रमण करना शुरू करता है। और लगभग 17 बार भारत में जो क्या करता है, आक्रमण करता है। ये भी धन लूट करके चला जाता है और कासिम भी धन लूट करके चला जाता है। इसके बाद जो है कौन आता है? मोहम्मद गौरी आता है। ये तुर्क थे, दोनों के दोनों क्या थे? तुर्क थे। तो अगर इधर और ध्यान से समझें तो आप कहेंगे कि सबसे पहले कौन आया? मुझे जो है यहाँ पर एक पेज लेना पड़ेगा, कैसे मिलेगा? स्क्रीन में ब्लैक स्क्रीन। तो आग सबसे पहले आप कहेंगे कि भारत में जो है अरबों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? अरबों ने आक्रमण किया। और अरबों के पश्चात जो है भारत में किसने आक्रमण किया? तुर्कों ने आक्रमण किया। तुर्कों ने आक्रमण। और अरबों में जो अगर आक्रमण की बात करेंगे तो 712 के आक्रमण को ध्यान रखेंगे। और किसका आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। क्या खास बात ध्यान रखना है? जो सिंध राज्य था वहाँ पर इन्होंने कब्जा किया और भारत ने पहली बार जो है जजिया कर लागू किया। कुछ जो है इस्लाम संस्कृति। अरबों के बाद में जो है तुर्कों ने आक्रमण किया और इन तुर्कों में देखेंगे 2 तुर्क हैं। एक है कौन? महमूद गजनवी है। कौन है? महमूद गजनवी है। और दूसरा तुर्क जो है वो कौन है? मोहम्मद गौरी है। कौन है? मोहम्मद गौरी है। ये 2 तुर्क हैं। ये जो है पहले आता है। और बात करें तो यह लगभग भारत में क्या करता है? 17 बार आक्रमण करता है। 1000 से लेकर के 1027 के मध्य तक जो है आक्रमण करता है। और अगर देखेंगे हम किसकी, मोहम्मद गौरी की देखेंगे, गौरी क्या करता है? ये 1170 में जो है पहली बार भारत में आक्रमण करता है और 1194 तक जो है इसके क्या होता है, इसके अगर आक्रमणों में खास बात करें तो 1178 में भाई साहब जो है आक्रमण करते हैं। कहाँ पर? गुजरात पर आक्रमण करते हैं। और गुजरात की जो शासिका थी, महिला शासिका, जिसका नाम था नायिका देवी। क्या नाम था? नायिका देवी। नायिका देवी से मोहम्मद गौरी को पराजय का मुंह देखा। खास युद्धों में बात करें तो तराइन के युद्ध जो है इनके खास हैं। कौन से युद्ध? तराइन के युद्ध है। तराइन के युद्ध है। और तराइन के युद्ध जो है 2 हैं। पहला जो हुआ था आपका 1191 में हुआ था और दूसरा जो हुआ था 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या कर देते हैं? मोहम्मद गौरी को पराजित कर देते हैं। और दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी क्या कर देता है? कहानी देखिएगा आप, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। तो पहली बार में जो है कहते हैं कि ये भाग जाता है। और जो भारत में क्षत्रिय धर्म माना गया है उसमें से एक नियम ये भी था कि धर्म युद्ध के नियम, कभी पीठ दिखाने वाले मतलब भागने वाले को जो सच्चे क्षत्रिय क्या करते हैं? मारते नहीं हैं, माफ़ कर देते हैं। और माफ़ी मांगने वाले क्योंकि कुछ नियम है। आल्हा में भी ये पंक्ति आती है कि गौ ब्राह्मण को कबहू न मारे, पीठ दिखावे वाले को दाते नहीं बनता उस तरीके से। तो उसमें ये क्षत्रिय धर्म बताया गया है कि असली क्षत्रिय वही है, शरण में आए हुए को माफ करे और मतलब धर्म के नियमों का पालन करे, सूर्यास्त के पहले जो है बाद जो है युद्ध न करे, धोखे से जो
पीछे से वार ना करे। ये क्या है, कुछ क्षत्रियों के ऐसे नियम होते थे, परंतु जो तुर्क जो होते थे, मुस्लिम होते थे, उनके लिए जीत ही क्या थी, सर्वोपरि थी। तब जीतना है, धोखा देना पड़े तब भी सही। का जो है कारण जो है कहीं न कहीं भारतीय शासक के हाथ से पराजित होता है। तो ये मोहम्मद गौरी जो है इन युद्धों को जीत लेता है और अंतिम रूप से जो है 1394 का जो चंदावर का युद्ध है, चंदावर के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जो है शक्ति खत्म हो जाती है और इसमें जो है चंदावर के युद्ध जयचंद की शक्ति खत्म हो जाती है, जयचंद की शक्ति खत्म हो जाती है। तो अब जो है कोई ऐसे नहीं बचे। इनके समय पर जो है मोहम्मद गजनबी आक्रमण करता है भारत में, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं था। इस समय पर बुंदेलखंड में जो है एक राजा देखने को मिलता है, बुंदेलखंड में एक ही शक्ति देखने को मिलती, जो थी चंदेल वंश। कौन सी वंश था? चंदेल वंश। और चंदेल वंश का इस समय पर जो शासक था जिसका नाम था क्या नाम था? विद्याधर। विद्याधर एकमात्र शासक था जिसने गजनबी का क्या किया था, विरोध किया था। 1019 या 21 के आसपास जो है के मध्य में जो है क्या मिलता है, संवाद मिलता है। हालाँकि इतिहास यहाँ पर मौन है, प्रमाणिक चीज़ें नहीं मिलती हैं। कई मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं कि गजनबी की जीत, वहीं भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि विद्याधर ने बड़ी सेना के साथ में गया था और गजनबी डर करके भाग गया था। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि विद्याधर भाग गया था। मुस्लिम इतिहासकार ऐसा कहते हैं। खैर कुछ भी रहा हो, तो अ, विद्याधर ने चुनौती पेश की थी गजनबी को, ये बात सही है, क्योंकि गजनबी के सामने आत्मसमर्पण करने पर जो है सर कलम कर दिया था कन्नौज के शासक का कि बिना लड़े समर्पण कर दी। तो इनकी योग्यता तो थी ही कहीं न कहीं, और साथ ही साथ जो है विद्याधर क्या करते हैं, खजुराहो में एक जो है मंदिर का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। और ये जो है कहते हैं, इतिहास में मिलता है कि यह जीत की उपलक्ष्य में बनवाया हुआ था गजनबी से। अब मोहम्मद गौरी की जो है कितने हैं, 4 गुलाम हैं। कितने गुलाम हैं? 4 गुलाम हैं, कोई उनके पास में सगा पुत्र था। एक जो है नसीरुद्दीन कुवाचा है, क्या नाम है? नसीरुद्दीन कुवाचा है। एक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है और एक कौन है, एक आपका जो ये बंगाल के साइड में रहता था बख्तियार खिलजी है। क्या है? बख्तियार, बख्तियार खिलजी। और एक गुलाम और है कोई, 4 गुलाम हैं। इनमें से जो है आपको ध्यान रखना है 2 गुलाम, बख्तियार खिलजी, इसने जो है भाई साहब ने बिहार वाला क्षेत्र ले लिया, बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र, और ऐबक ने जो है लाहौर वाला क्षेत्र ले लिया। और गौरी के गौरी कहता है कि भाई मेरे पास में जो है हज़ारों गुलाम हैं, ये मेरी जो है अंतिम कंधा देंगे और मेरे राज्य पर शासन करेंगे। तो गौरी तो क्या करता है, लूट करके चला जाता है। लेकिन जो इनके गुलाम रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये लाहौर में क्या करता है, शासन की स्थापना करता है। अपने जीवन पर्यंत जो है दिल्ली को कार्यालय बनाया हुआ, तो बहुत डरता था, ये आता नहीं था यहाँ पर, क्योंकि इसे जो है धमकियाँ मिलती रहती थी मारने के लिए, तो ये जो है नहीं, और दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। 1206 ईस्वी में क्या कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक है, एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम गुलाम वंश। क्या नाम है? गुलाम वंश। तो चलिए अब इसे देखते हैं, ऐसी हमारी कहानी क्या होती है, शुरू होती है। तो यहाँ पर जो है ये देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया है, कितने राजवंशों ने शासन किया है, तो आप कहेंगे कि ये पहला राजवंश है, ये दूसरा राजवंश है, ये तीसरा राजवंश, ये क्या है, चौथा राजवंश है, और ये कौन-सा है, 5वां राजवंश। तो कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। 1206 में क्या होती है, शासन की शुरुआत होती है, और कब तक चलता है, आप कहेंगे 1526 तक जो है शासन, 1526 तक जो है ये शासन चलता है। तो अगर इस समय को देखेंगे कि 1206 से लेकर के 1206 से लेकर के और आपका जो 1526 के बीच का समय होता है, मुझे लगता है मैं बताना चाहिए, 1526 में अगर क्या करेंगे, 1206 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, इधर जो है 2 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 3 बचेगा, इधर 0। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, लगभग 320 साल तक जो है पूरा का पूरा क्या चला हुआ है, दिल्ली सल्तनत। अगर इनके समय को देखेंगे तो इन्होंने लगभग, जो गुलाम वंश था उसने क्या किया, 84 साल तक शासन किया हुआ है। और खिलजी वंश को अगर देखेंगे तो इन्होंने जो है कुल जो है कितना, 30 सालों तक शासन किया हुआ है। तुगलक वंश अगर देखेंगे तो इन्होंने जो है 94 वर्ष तक जो है शासन किया हुआ है। और सैयद वंश अगर देखेंगे तो ये
जहाँ तक मुझे पता है तो भाई ये 1414 से जो है शुरुआत होता है और 1451 में क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो कितना समय निकलता है, आप क्या कहेंगे इसे? घटाना आता है या नहीं? तो इधर देखेंगे तो 30 साल ये हो जाएँगे, 30 छः 35 साल के लगभग जो है क्या हो जाता है, ये समय हो जाता है। 35 साल का समय हो जाता है, 1451 से लेकर के 1526 ये हो जाएगा। ये जो है मोटा-मोटा समय जो है 70 वर्ष का समय ये। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है कि भाई इनको क्रोनोलॉजी के आधार मतलब कितना शासन किसने किया, इस आधार पर जो है सेट कीजिएगा, बता दीजिएगा कि भाई सबसे जो ज़्यादा समय तक शासन किया है यानी कि सबसे बड़ा शासनकाल था किसका था? तुगलक वंश का था। और सबसे कम समय तक शासन किसने किया हुआ है? खिलजी वंश। सबसे अगर पूछे ज़्यादा शासक किसमें थे? ज़्यादा शासक जो है 13 शासक जो है हमें देखने को गुलाम वंश। ठीक है? ये क्या करते हैं? शासन करते हैं और अगर इसमें हम देखेंगे तो ये जो है सामान्य सी चीज़ को समझ लिया मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि बहुत दूसरी चीज़। अब गुलाम वंश की अगर बात करें हम तो यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। भाई साहब गुलाम ही रहता है, कभी सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं करता और जो है सिपह सलार के रूप में शासन करता। दिल्ली को ये राजधानी नहीं बनाता। एक योग्य शासक आता है जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करता है? पहली बार जो है ये क्या करते हैं? दिल्ली को जो है राजधानी बनाते हैं। ठीक है? और इसके बाद जो है खास शासकों में अगर बात करेंगे तो रज़िया सुल्तान जो है दिल्ली की पहली महिला शासिका रहती है। 1236 से लेकर 40 तक शासन करती है और कुछ खास बातों में नहीं है, बस इतना ध्यान रखना पहली महिला शासिका थी। और दूसरी बात में आप ध्यान, इसने एक जो है अफ्रीकी गुलाम को जो है क्या रखा हुआ था, क्या कहते हैं, प्रेम प्रसंग का भी जिक्र मिलता है कि जो प्रेम प्रसंग था तो शाही स्तबल का प्रमुख बना देता है। बाद में रजिया सुल्तान का ही भाई जो है उसकी आत्महत्या करवा देता है। अब रजिया सुल्तान के बाद में जो खास शासक है वो कौन है? बलवन है। कौन है? बलवन जो है खास शासक है। बलवन जो है गुलामी की दास्ता को जो खत्म करना चाहता है, इसलिए एक सिद्धांत देगा जिसका नाम है देवत्व सिद्धांत। ये मतलब कि भाई राजा बनना सभी के बस की बात नहीं, ये जो है योग्य शासक ही बन पाते हैं और ये जो है उच्च जाति के लोगों को ही मिलता है। तो इसे क्या कहते हैं? रजत्व का सिद्धांत, ये देवत्व का सिद्धांत कहते हैं। और स्वयं कई प्रकार की उपाधियां बलवन धारण करता है, जैसे कि दिल्ले इलाही मतलब मैं ईश्वर की प्रति छाया हूँ, धरती पर क्या हूँ? ईश्वर का प्रतिनिधि। खुद को श्रेष्ठ वंश से साबित करने के लिए जो श्रेष्ठ वंश में जो परंपराएं ईरान में चलती थी, उन ईरानी परंपराओं को बलबन लागू कर। बलबन के बाद जो है बहुत ऐसे छोटे शासक रहते हैं और उनका अंत करके जो है खिलजी वंश स्थापित हो जाता है। और खिलजी वंश में जो खास बात है कुछ शासक हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है एक प्रमुख शासक है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ही आपको क्या करना है, ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी के समय की जो घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं, उसमें देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मतलब विश्व विजय जीतने का इसने भी सपना देखा हुआ है। कई बार इन्हें द्वितीय सिकंदर कह दिया जाता है। और इनके जो है काफ़ी सारे आक्रमण है। दक्षिण विजय करने वाला ये पहला शासक था। क्या था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दक्षिण को भी क्या किया था? विजय किया था। जैसे कि बात करें देवगिरी के राजा को, और द्वार समुद्रम राज्य था, मदुरा राज्य था, वारंगल राज्य था। इनको जो ये जो दक्षिण के राज्य थे, इधर देवगिरी राज्य हो जाएगा। इधर आप देखेंगे तो इधर मदुरा राज्य हो जाएगा। मदुरा कहता हूँ मतलब द्वार समुद्रम, इधर जो है मदुरई हो जाएगा, इधर जो है वारंगल हो जाएगा। वारंगल से ही अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है? कोहिनूर हीरा की प्राप्ति। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर बड़े जो जौहर जैसी घटनाएं हैं, तो ये 1303 में जो है चित्तौड़ दुर्ग पर क्या करता है? आक्रमण करता है। इस समय पर यहाँ का शासक जो रहते हैं, कौन रहता है? राणा रतन सिंह जो के शासक रहते हैं। और जो इनकी पत्नी है जिनका नाम है पद्मिनी। क्या नाम है? पद्मिनी। तो पद्मिनी के सौंदर्य के कारण जो है कई लोग कहते हैं इतिहासकार, लेकिन यह है कारण काफ़ी नहीं है कि सिर्फ एक महिला के सौंदर्य के लिए जो है आक्रमण किया जाए। वो फिल्मों में चलता है। रियलिटी यह थी कि जो है चित्तौड़ रियासत एक कहीं ना कहीं पूरी सल्तनत को चुनौती दे रही थी। और दूसरी बात जो है ये व्यापार में भी जो है समुद्र से व्यापार करने में बाधाएं आ रही थी, तो जीतना जरूरी था। हालांकि ये रियासत जो है इतिहास में अजर अमर रही। कई जो है यहाँ पर वीर शासक हुए, बहुत
योग्य शासक हुए और इतिहास में जो है अपन अलग ही जो क्या है उन्होंने छवि बनाई हुई, आप लोग देखते जानते होंगे। राणा सांगा, महाराणा प्रताप जो है, राणा कुंभा, यहीं पर जो है राणा अमर सिंह शासक हुए हैं। और हमेशा ही अकबर जैसे राष्ट्रीय सम्राट की जो है चाहत थी कि राणा प्रताप जैसा सेनापति मेरे पास हो, ताकि वो सपना पूरा नहीं हो। इसके बाद तुगलक वंश में जो है खास बातें हैं तुगलक वंश में कि एक यहाँ पर शासक देखने को मिलता है हमें, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा शासक देखने को मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक की खास बात है कि इसकी जितनी भी योजनाएं रहती हैं वो क्या हो जाती हैं? असफल रहती हैं। हालांकि काफी योग्य व्यक्ति था, परंतु योजनाएं इनकी क्या हो जाती हैं? असफल हो जाती हैं। इसलिए कई बार इन्हें पागल सुल्तान कह दिया जाता है। तुगलक वंश के समय पर ही क्या होता है कि एक शासक रहता है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और ये वो व्यक्ति था जिसने मतलब इस्लामी शासन के चलते जो है उलेमा वर्ग के प्रभाव में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया हुआ। अभी तक इतिहास में जो है जजिया कर हिंदुओं पर लगता था, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो है उससे क्या रहता था? मुक्त रहता था। तो उस पर भी जो है कौन लगाने वाला था? फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक किसी तुगलक वंश के समय पर अगला शासक रहता है जिसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। क्या नाम मिलता है? नसीरुद्दीन महमूद। इसके समय पर एक विदेशी आक्रमण होता है जिसका नाम है तैमूर लंग का आक्रमण, जो 1398 में। तैमूर लंग एक मंगोल था और भाई साहब एक पैर से जो है लंगड़ा था, विकलांग था, ये तैमूर लंग कह दिया जाता है। और जैसे ही ये तैमूर लंग का जो है आक्रमण होता है, बहुत दर्दनाक दास्ता है। जो तैमूर लंग था, इसने आक्रमण किया। और ये बात थोड़ा सा हम चीज़ समझते हैं। तो तैमूर का क्या होता है? तैमूर का जो है आक्रमण होता है, कहो कब होता है? 1398 में। कहाँ पर होता है? आप कहेंगे दिल्ली पर जो है होता है। और जो दिल्ली की गद्दी पर जो इसका शासक है वो कौन है? नसीरुद्दीन महमूद। कौन है? नसीरुद्दीन महमूद जो है यहाँ का क्या है? महमूद यहाँ का शासक है। नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली छोड़ करके भाग जाता है। तैमूर लंग की जो सेना है दिल्ली को जबरदस्ती बहुत लूट, 15 दिन तक जो है दिल्ली को लूटा गया था। और इसमें जो है जो कोई भी भाई टैक्स पैसा देने से मना करता था सीधे नरसंहार कर दिया जाता था, कोई रोकने वाला नहीं था। चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, खासतौर से जो हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार होते थे। तो साथ ही साथ में इतना ही नहीं, पैसे नहीं दिए तो क्या कर दिया गया? सरकलम कर दिया गया। उनकी लाश जो है यहीं पर डली रहती थी। 15 दिन तक जो है लाशें सड़ती रही थी, कोई किसी को जला नहीं रहा था, घर से बाहर नहीं निकल रहा। सुंदर लड़कियां महिलाएं होती थीं, उनको भी क्या कर देते थे ये लोग? ले जाते थे, उनका भी जो है भोग विलास किया जाता था। और अंत में जो है कोई सुसाइड कर लेता था, कोई मार दिया जाता था, कोई खुद मर जाता था। ऐसी बहुत सारी क्रूर प्रकार की घटनाएं हमें इतिहास में देखने को मिलती। कई बार कई तरीके से लूटा है और 15 दिनों तक लूट करके जो है चला गया। बाद में ऐसा कहते हैं यहाँ भयंकर महामारी फैल गई, क्योंकि जो लाशें थी उनसे जो है तरह तरह की नई बीमारियां बन गई, क्योंकि दफन नहीं किया गया। ये जो घटना है तैमूर लंग की है। और तैमूर लंग के बाद जो है इनकी व्यवस्था दिल्ली से की चौपट हो जाती है। और तैमूर लंग की ही सहायता किया था एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है, का जो नाम है, उसने जो है सैयद वंश की स्थापना भी की हुई थी बाद में। खिज्र खान नाम है उसका। कई बार चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। खिज्र खान नाम के व्यक्ति ने सहायता की। ये व्यक्ति जो है तैमूर लंग पंजाब का इसे गवर्नर बनाया, बाद में इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, सैयद वंश की स्थापना की। कोई खास योगदान नहीं है सैयद वंश का, बहुत कम समय तक शासन करता रहे। सैयद वंश का जो है अंत करते हैं कौन? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी ने जो है क्या किया? लोधी वंश की स्थापना की। और लोधी वंश में जो है एक योग्य शासक रहता है जिसका नाम सिकंदर। सिकंदर लोधी, इसने जो है कई बार प्रश्न आता है कि आगरा शहर की जो है स्थापना किसने की हुई थी। कई बार प्रश्न आता है कि गुलरुखी नाम की जो है कविता कौन लिखता था? तो सिकंदर लोधी लिखता था। और सिकंदर के बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम को जो हत्या कौन करता है? बाबर करता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। और दिल्ली सल्तनत क्या हो जाती है? मुगल काल शुरू। लेकिन इसी समय पर जो है
बहुत सारे राज्य आज़ाद हो चुके हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो ये जो है अपने दिल्ली सल्तनत को क्या किया, एक जोड़ने का कार्य किया और समझा। इस समय पर जो है एनसीईआरटी में एक शब्द दिया हुआ है गैरीसन शहर। ठीक है, तो 2 नंबर में हो सकता है कि गैरीसन टाउन किसे बोलते हैं? वैसे शहर जो किलेबंद हैं, हालाँकि एनसीईआरटी में इतनी गहराई नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। अपन चीज़ें जो है क्या है पढ़ चुके हैं, मैंने चीज़ों को जोड़ा हुआ है ताकि कम से कम ये शब्द लिखे हुए हैं, कोई भी शब्द आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, कोई भी वंश तो आ सकता है, तो आप आसानी से जो बता पाएँगे। सिंपल सा बता दीजिएगा भाई संस्थापक कौन है? कोई महान शासक याद हो तो उसका बता दीजिएगा, कोई बड़ी गैरी संसार किसे कहते थे? ऐसे शहर जो क्या होते हैं किलेबंद बसावट हैं जहाँ सैनिक रहते थे। यानी कि एक ऐसा शहर जो चारों तरफ से क्या है दुर्गीकृत है, यानी कि मजबूत दीवार से जो है घिरा हुआ है और उसके अंतर्गत सेना के जो है हेडक्वार्टर्स मुख्यालय होते थे। ऐसे शहरों को हम क्या कहते हैं? गैरीसन का शहर कहते हैं, यानी कि कहीं न कहीं ये आर्मी के सैन्य अड्डे हुआ करते थे, वो क्या है गैरीसन शहर हैं। और ऐसा शब्द आपको मेंस आए, घबराइएगा। अब देखेंगे बलवन, अलाउद्दीन और तुगलक द्वारा क्या किया गया, दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया गया था। निश्चित रूप से किया गया था भाई। इल्तुतमिश चूँकि जो शासक था इल्तुतमिश, वो तुगलक वंश का शासक था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं किया हुआ था। क्योंकि इस समय विस्तार करने की आवश्यकता नहीं थी, जो व्यवस्था टूटी हुई थी उसको क्या करना था, व्यवस्थित करना था। और इसी ने क्या किया था, 40 से गुलामों के दल को जो है बनाया हुआ था, जिसे चालीसा दल कहते हैं, और एकता व्यवस्था लागू की। बाद में बलबन ने क्या किया, इस एकता व्यवस्था को खत्म कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण तक किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जो है काफ़ी विस्तार किया हुआ था, हालाँकि उस सफल नहीं हुई। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का विस्तार भी आपने देखा और गैरीसन शहर देखा। भीतरी प्रदेश शहरों को जो है आपूर्ति करने वाले क्षेत्र जो गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र होते हैं, के लिए भीतरी प्रदेश शब्द का प्रयोग। देश के अंदर के जो उपजाऊ क्षेत्र होते थे, जो क्या करते थे, शहरों को जो है विभिन्न प्रकार के माल की आपूर्ति करते थे। यह क्षेत्र जो है संसाधन और राजस्व की दृष्टि से क्या होते थे, इम्पोर्टेंट होते थे। अच्छा उत्पादन होता था, नदी टैक्स अच्छा यहाँ से मिलता था। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है दिल्ली सल्तनत में जो शासन की एक सिस्टम है जिसे कहते हैं एकता प्रणाली और बदंगा, ये 2 शब्द समझते हैं। सल्तनत का शासन में जो है ये एकता प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आप कहेंगे कि एक शासक थे जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक गौरी का गुलाम था, तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसे? इल्तुतमिश। इसने क्या किया था? एकता प्रणाली लागू की हुई थी। अब देखिएगा एकता प्रणाली होती क्या थी? बहुत आसान से शब्दों में समझिएगा। ये मान लीजिएगा कि राजा का जो मतलब सेंटर पॉइंट है, यानी कि दिल्ली शहर है, और ऐसे जो है कई दिल्ली के इसके अधीन जो है क्या है, छोटे-छोटे राज्य हैं। ये क्या है? छोटे राज्य हैं। तो राजा तो यहाँ पर नहीं आ सकता। उस समय पर इतना व्यवस्थित प्रशासन भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं थे कि भाई फ़ोन लगा दो सब कुछ हो जाए। तो यहाँ का जो है क्या किया, एक जो मतलब यहाँ का छोटा राजा बनाया गया। एकता क्या होता था? इन्हें क्या कहा गया? एकता कहा गया। एकता क्या होता था? एक भूमि का टुकड़ा होता था। जहाँ का जो शासक होता था उसे क्या कहते थे? इक्तेदार कहते थे, और जो मालिक होता। इक्तेदार का काम होता था कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखे, सेना रखे, और राजा को जब ज़रूरत पड़े तो इस सेना को जो है राजा को सहायता दे, और यहाँ से जो टैक्स वसूलेगा उस टैक्स से सेना की क्या करेगा? पूर्ति करेगा, खर्चा वगैरह की, वेतन वगैरह। जो पैसा बचेगा तो एक हिस्सा टैक्स का यहाँ जा केंद्र सरकार के पास। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? एकता व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आई होप जो है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखिएगा ये ग्राफ बना हुआ है कि ये क्या है? सुल्तान है, अब राजा है दिल्ली सल्तनत का। इधर देख पा रहे हैं इक्तेदार है, इक्तेदार को जो है इक्तादार को मुफ्ती भी कहा जाता था, मुफ्ती भी कह देते थे। और ये क्या करते थे कि ये जो है इधर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी ज़मीन होती थी एक इक्तेदार के अंडर में, वो क्या करते थे? राजस्व लेते थे। क्या करते थे? राजस्व वसूलने का कार्य करते थे। राजस्व कौन देगा? जो कोई यहाँ पर खेती करेगा। तो खेती कौन करते थे? किसान करते थे। तो किसानों से क्या करते थे? इक्तेदार जो है राजस्व वसूल करते थे। और
इस राजस्व से क्या करते थे, यहाँ पर जो है जो सेना होती थी उस वेतन का क्या करते थे, उसका भुगतान करते थे और जो पैसा कुछ बचता था, तो उस पैसे को जो शेष बचा हुआ पैसा राजा के पास में भेजा जाता, ठीक है? और इन इक्तेदारों की नियुक्ति कौन करता था? आप कहेंगे सुल्तान करता था और सुल्तान के प्रति ये क्या होते थे? वफ़ादार होते थे। ये जो है भूमि इक्ता का आवंटन जो है हस्तांतरणीय था, मतलब कि जो यहाँ का मालिक है, उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता था, यानी कि दूसरा व्यक्ति अगर ये व्यक्ति गद्दार निकला, वफ़ादार नहीं निकला, तो दूसरा इक्तेदार बनाया जा सकता था। इसी प्रकार से जो किसान होते थे, ये कैसा इनका संबंध होता था? ये जो है सैनिक सेवा और कानून व्यवस्था, ये राजा को जो है क्या करते थे? राजा को जो है अपनी सैनिक सेवाएँ देते थे। सेना में कौन जाएगा भाई? राजा के लड़का थोड़ी ना जाएँगे। गरीबों के लड़के जो है जाते हैं, मज़दूरों के लड़के जाते हैं किसमें? सेना में भर्ती होते हैं, सैन्य सेवाएँ देंगे। इसके बदले में राजा क्या करेगा? यहाँ पर कानून व्यवस्था बना कर के रखेगा और ये कानून व्यवस्था दरअसल इक्तेदार बनाता था, लेकिन इक्तेदार कहीं न कहीं राजा का ही क्या होता था? प्रतिनिधि होता था, जैसे राज्यों के वर्तमान में गवर्नर हो। तो क्या आपको एकता प्रणाली समझ में आई? तो आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत के शासन की ये क्या थी? भूमि बंदोबस्त की एक व्यवस्था थी, जिसमें इक्तेदार को क्या किया गया था? एक क्षेत्र का मालिक बनाया गया था। इक्तेदार क्या रखता था? सेना रखता था और सेना की सहायता जो है राजा को करता था, जब ज़रूरत होती थी युद्ध वगैरह में। और इस सेना के वेतन के लिए जो है, यहाँ की जो जितनी भी इक्तेदार की ज़मीन होती, किसानों से खेती करवाता था, उनसे टैक्स वसूलता था, उस टैक्स से जो है वेतन पे करता था और वेतन का जो हिस्सा मतलब इस टैक्स का जो कुछ बचता था, वो क्या करता था? राजा के पास में जमा किया, ठीक है? 1 सेकंड का जो है आप समझ चलिएगा। अब यहाँ पर एक शब्द समझते हैं, वो शब्द कौन-सा है? बदंगा। दंगा या बंदगान, क्या लिखा हुआ? बंदगान शब्द में, क्या है बंदगान? तो ये बंदगान जो है शब्द है, किससे संबंधित है? आप कहेंगे फ़ारसी भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है? इल्तुतमिश की नीति क्या थी कि जो कुलीन सामंतों की बजाय वफ़ादार गुलामों को जो है उच्च पद प्रदान कर, क्योंकि जो कुलीन सामंत होते थे, यानी कि जो बड़े क्या होते थे, भूस्वामी वर्ग थे, वो क्या कर देते थे? कई बार गद्दारी कर देते थे, तो राजा को हटा देते। लेकिन जो गुलाम होंगे, यानी कि मजदूर होंगे, वफ़ादार लोग होंगे, उनको उच्च पद दिया गया। ये हमेशा ही क्या करेंगे? राजा को ध्यान, उसको मानेंगी बात को। इन्हीं गुलामों को मिला कर के 40 लोगों का एक समूह बनाया हुआ था, जिसे क्या कहते थे? चालीसा दल कहा जाता, क्या कहा जाता था? चालीसा दल कहा जाता था, ठीक है? बाद में चालीसा दल का जो है बलबन ने अंत कर दिया। बहुत ज़्यादा शोर करेंगे ना, तो सभी लोग जग जाएंगे। तो ये क्या है? बदंगा का मतलब क्या होता है? कुछ गुलाम होते, गुलामों की जो है इल्तुतमिश ने नीति की हुई थी। इल्तुतमिश का मानना था कि जो कुलीन लोग हैं, सामंत हैं, तो वो क्या कर देते हैं? गद्दारी कर देते हैं, इसलिए इनको जो है अधिकार नहीं देना चाहिए, इसलिए वफादार गुलामों को अधिकार दिया था, तब दिए, प्रशिक्षित किया और राजा पर जो है नहीं किया, निर्भर बनाया। ये क्या थे? बदंगा या बंदगान, सिंपल सा मतलब इससे गुलामों से, और इल्तुतमिश ने गुलामों की सहयोग दिया। आगे बढ़ जाते हैं तो दिल्ली सल्तनत में देखते हैं कुछ नीति और सुधार देखते हैं। नीति और सुधार में जो है एक शासन देख पा रहे हो, अलाउद्दीन खिलजी है। जो अलाउद्दीन खिलजी की जो खास तौर से जो नीति थी, वो जाना जाता है किसके? बाजार व्यवस्था के लिए। और जो इसने बाजार व्यवस्था ये अपनाई थी, ताकि जो है महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। ये महंगाई कंट्रोल क्यों करना चाहता था? क्योंकि अगर महंगाई नहीं होगी तो क्या होगी? कम पैसे में क्या हो जाएगी? ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। कम पैसे में ज़रूरतें पूरी, पैसा कम क्यों देना चाहता है? क्योंकि अगर वेतन कम देगा, क्या है? वेतन अगर कम देगा, तो कम वेतन में क्या रखना चाहता था व्यक्ति? ज़्यादा सेना रखना, ज़्यादा सेना क्यों रखता था? क्योंकि इसे लगता था कि भाई योग्यता ही ताकत ही क्या होती है? का आधार होती है। ज़्यादा सेना था। पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का, जिसने क्या रखा था? स्थायी सेना रखी हुई और जो है सेना को नगद वेतन दिया हुआ था। ठीक है? तो
ऐसे इसने बाजार व्यवस्था सुधार किया था, उसमें महंगाई पर नियंत्रण किया। क्या थी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो रक्षात्मक और सफल रहा ये, ठीक है। सेना की वजह से जो है अपनी रक्षा कर पाया, मंगोलों से रक्षा कर पाया, राजपूतों को जीत। बाजार नियंत्रण व्यवस्था, सैनिकों के खर्च के लिए जो है इसने वस्तुओं की कीमत तय की। अलाउद्दीन खिलजी खतरनाक व्यक्ति था, ठीक है। बाजार में अगर आप जो क्या करते हैं, गलत तौलते हैं ना, तो जितना जो है आप कम तौलते हैं, जितना कम तौलते थे व्यापारी, तो उनके शरीर से उतना मांस निकाल लेता। क्या करता था, आदेश देता था कि भाई साहब ने जितना भ्रष्टाचार किया हो उतना मांस इसके से निकाल लो, सब खरखदा में। समझ रहे हो ना। तो एक बार दंड मिलने के बाद में भी दोबारा कोई हिम्मत। तो सैन्य सुधार किया इसने। सैन्य सुधार में क्या किया था, तो नगद वेतन दिया था, और जो है सैनिकों की हुलिया और घोड़ों को जो है दागने का काम शुरू किया था, ताकि जो है सैनिक दो दो बार वेतन ना ले पाए। हुलिया और दाग समझ रहे हैं। जैसे कि क्या है, एक ए नाम का सैनिक है, इसके पास में दो घोड़े। ये गया अलाउद्दीन खिलजी के पास में, आज हमारा दे दो। एक महीना दे दिया भाई साहब को 5,000 रुपये, जितना भी मिलता हो उस समय पर वेतन। अब जो है दूसरा व्यक्ति गया, बी नाम का व्यक्ति, घोड़े वापस लेकर के आया कि भाई साहब यार भी वेतन ले आता हूँ। ये भी पहुँच गया वही घोड़े लेकर के, इसको वेतन में। घोड़ों की पहचान हो सके उसके लिए जो है घोड़ों में जो है दाग लगाया जाता था, एक प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता, दाग प्रथा। और सैनिकों का हुलिया रखा जाता था। जब दाढ़ी, जब यहाँ दाढ़ी वाला आया था, विकलांग आया था, इसके मुंह में था, इसके हाथ में, ऐसे कोई पहचान रखी जाए। मंगोल रक्षा हो सके, किसकी वजह से मंगोलों से रक्षा कर पाया अलाउद्दीन खिलजी, सेना की वजह से रक्षा कर पाया। साथ ही साथ में इसने पैसा जो बचा उस पैसे से जो है किलों का निर्माण कराया। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट किला है श्री का, श्री फोर्ट दिल्ली में स्थित है, श्री का किला, जो कि नया गैरीसन शहर यानी कि एक प्रकार का सैन्य मुख्यालय जो है बनवाया हुआ था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी कि कम पैसा में ज़्यादा सेना रखना, और पैसा बचा करके जो है उसी से क्या करना, मंगोलों से रक्षा करना, और जो अपने राज्य को। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक की नीति क्या थी, इनकी नीति थी भाई साहब सुधार की नीति थी, कि ये जो है व्यवस्था को ही क्या करना चाहते, सुधार करना चाहते थे। जैसे इन्होंने सुधार में क्या किया, कि महत्वाकांक्षी था परंतु इनकी क्या हुई थी, असफल रही थी। इन्हें कई बार पागल सुल्तान भी कह दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। इनकी जो राजधानी पहले क्या होती थी, तो आप कहेंगे कि दिल्ली में जो है इनकी राजधानी, दिल्ली से जो है ये दौलताबाद जो है राजधानी लेकर के आए हुए। इनका मानना था कि भाई यहाँ पर जो कौन परेशान करते हैं, मंगोल परेशान करते हैं, और राजधानी में अगर मंगोल घुस गए तो पूरा राज्य खा जाएंगे। ये राजधानी अंदर घुस करके बनानी चाहिए। साथ ही साथ जो है दक्षिण भारत में जो है मुस्लिम संस्कृति का प्रसार होगा, दक्षिण भारत पर सही कंट्रोल हो पाएगा। वहाँ पैसा ज़्यादा था, उत्तर भारत को बार बार लूटा गया था, उतना पैसा नहीं हुआ था, इसलिए जो है ये यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन भाई साहब यहाँ जो है दौलताबाद जो इनको सूट नहीं किया, पहले यहाँ से जो है पूरा प्रशासन लेकर यहाँ आया, फिर जो है वापस जा करके यहाँ जा परेशान। तो ये योजना सफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा चलवाई इसने, तांबे के सिक्के चलवाए सोने के सिक्के के स्थान पर। जाली सिक्के चलने लगे, तांबे के जो है सबको सिक्के दे देता और सुल्तान से सोने के ले लेता राजा साहब। आपने ही पहले तांबे के सोने के सिक्के चलवाए हुए थे, तांबे के। ये योजना बनाई थी कि जितने भी सिक्के हैं सोने के, वो क्या कर दो, मतलब तांबे के जमा कर दो। तो जाली सिक्के बनने लगे, ठीक है। जब जाली सिक्के बनने लगे तो फिर इसने क्या कहा, भाई चलो ठीक है पुराने सिक्के ही चालू करते हैं, ये का बंद कर, सोने के सिक्के बंद कर दिए। तो कहा क्या है भाई साहब, तांबे के सिक्के आपने चला दिए, तो कहा जितने भी मैंने तांबे के सिक्के चलाए हैं सभी सिक्के मेरे कोष में जमा कर दो, अपने सोने के सिक्के ले लो। भाई साहब ये तांबे के सिक्के बना बना सुल्तान को खा गए। फिर सुल्तान ने कहा भाई सब कुछ तो सफल हो रहा है, उसने कहा चलो खुरासान को लूट करके लाते हैं, और कराचिल को जो है लूटते हैं, वहाँ पैसा लूट लाएंगे। ठीक है, वहाँ पर जाते हैं, लंबी सेना, लगभग 1-2 लाख सेना जो है पहले से भर्ती कर लेता है, 1 महीना 1 साल का एडवांस में वेतन दे देता है, परंतु वो योजना क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। ये व्यक्ति जो है असफल रहता है, इसके सुधार जो है असफल रहते हैं, खिलजी की नीति जो है क्या हो जाती है, सफल हो जाती है। ये सुधार और नीति की जो है तुलना की। अब देखिएगा मुगल साम्राज्य के उदय की बात करते हैं। मुगल साम्राज्य पर उदय से पहले
कुछ बातें और समझ लीजिएगा यहाँ पर। कौन-सी बातें हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का समय है, तो इनके समय पर जो है दक्षिण भारत में 2 राज्यों का उदय हुआ। एक राज्य का विजयनगर साम्राज्य, क्या नाम है? विजयनगर साम्राज्य। और जो एक राज्य है बहमनी, कौन-सा साम्राज्य? बहमनी। बहमनी साम्राज्य की जो है 1347 में हसन गंगू द्वारा की गई थी, हसन गंगू द्वारा। और जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में जो के द्वारा की गई। आप कहेंगे हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई हैं, हरिहर और बुक्का द्वारा। ये 9वीं क्लास की है विजयनगर साम्राज्य, वहाँ पर गहराई से हम पढ़ लेंगे। बहमनी जो है मुस्लिम शासक थे, बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य हिंदू। इसके समय की। अब हम बात करते हैं किसकी? मुगल काल की जो है बात करते हैं। आप कहेंगे कि जो ये बाबर साहब हैं, बाबर जो है, बाबर क्या है? एक डाकू है। बाबर क्या है? एक जो है डाकू है। और इधर जो है ये दिल्ली की जो है भारत का चिन्ह बना, मान लीजिए भारत का राज्य। इधर का जो शासक रहता है, एक गवर्नर रहता है जिसका नाम है आलम खान। क्या नाम है? आलम खान लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी का क्या है? चाचा है। इब्राहिम लोधी का क्या है? चाचा है। ये जो है बाबर को एक पत्र के, बाबर जो है यहाँ पर जो है लूटने के लिए आया हुआ था, छोटे छोटे के राज्य लूटने के लिए डाकू रहता था। तो आलम खान जो है बाबर को पत्र लिखता है कि सुन बाबर बेटा। पत्र देखा, बाबर ने कहा क्या बात है भाई, इंडिया से पत्र आया हुआ है। आलम खान लोधी ने कहा एक काम कर बेटा बाबर, जल्दी से तू दिल्ली आ जा, दिल्ली को लूट ले, और इससे जो इब्राहिम लोधी है इसको ख़त्म कर दे, मुझे दिल्ली का राज दे दे, और बाकी क्या ये छोटे छोटे के राज है, चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। बाबर ने कहा, दोनों हाथ जोड़े, साहब जो छोटे मोटे क्या हैं, लुटेरे हैं, और हम जो है इतनी बड़ी रियासत को मरना है क्या? तो बाबर का जो ये पत्र को विचार किया, बाद में की बात तो यार, ये यहाँ से कहा था कि छोटा छोटा माल में क्या होता है, बड़ा बड़ा माल लूटते हैं। बाबर ने जो है धीरे धीरे यहाँ की जो स्ट्रेटजी जानना शुरू किया, कैसा क्या सिस्टम है। अंत में जो है आक्रमण करता है, और वही जो है गिनी चुनी उसके पास में 12 तोपें थी। क्या थी? 12 तोप थी। और जो ये 12 तोप थी, इन तोपों को जो है क्या करता है कि ले जाता है। दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। यहाँ पर तोपों का ये पहली बार भारत में प्रयोग होता है, तोपों का। ठीक है? तो तोपों से जो भयभीत हो जाते हैं हाथी घोड़े, और वो मतलब बहुत बड़ी सेना जो है क्या हो जाती है? पराजित हो जाती है। बाबर जो है बड़ी चालाकी से तुलगुमा युद्ध पद्धति का जो है इसने उपयोग किया था। ये भी जो है हमारे यहाँ पर क्या थी? नई पद्धति थी। और बाबर की अंततः क्या हो जाती है? भारत में जीत हो जाती है। आलम खान लोधी को लगता था कि बाबर भाई बाकी की तरह लूट करके चला जाएगा, लेकिन बाबर ने यहाँ पर क्या गद्दी जमा ली। क्या कर लिया? गद्दी जमा लिया। तो बाबर ने क्या किया? दिल्ली वाले राज्य पर जो है क्या करता है? वो कब्जा कर लेता है। इधर पर जो उसका क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। लेकिन इधर बाउंड्री से ही रियासत लगी हुई थी, इसकी राणा सांगा की रियासत लगी हुई। और बाबर ने कहा कि ये राणा सांगा ये वही व्यक्ति है जिसका एक हाथ जो है खराब है पूरा का पूरा, और ये एक हाथ से ही क्या कर दिया है? इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। तो मैं कोई इसकी जो है गिनती में नहीं लगता, जब भी ये मेरा काम बिगड़ेगा इससे, तो मुझे भी जो है क्या कर देगा, कहीं पर कभी ना कभी दिक्कत तो आएगी ही, पड़ोसी राज्य है। तो बाबर ने संकल्प लिया कि पहले जो है राणा सांगा को हमें किसी न किसी कारण से। बाबर ने क्या कहा अपनी सेना से कि मेरे भाइयों, मेरे सैनिक बंधुओं, आपको क्या करना है? किसी भी हालत में क्या करना है? इस राज्य को जीतना। ये हमारा क्या है? इसे जिहाद घोषित कर दिया। और ये बाबर ने कहा कि इस राज्य को जीतिएगा, आपको जो मैं दुगना कीमत पर जो है माल दूंगा, पैसा दूंगा। क्योंकि इनके पहले जो है एक छोटा सा युद्ध हो चुका था, उस युद्ध का नाम जो है, युद्ध का नाम पता नहीं। तब राणा सांगा की रियासतों से जो है बाबर के सैनिक थोड़ी सी भिड़ चुके थे, हालांकि उतना बड़ा युद्ध नहीं था वो। तो उस युद्ध में जो कुछ गिने चुने जो है
राणा सांगा के सैनिक थे, ज़बरदस्त तरीके से जो है बाबर की सेना को मार दिया। ये सेना जो है पहले से थोड़ा-थोड़ा भयभीत थी कि सेना ने कहा कि भाई तुम कितना भी वेतन दो, हम जो है अपनी जान नहीं खपाएँगे वहाँ। तो खतरनाक व्यक्ति बाबर ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, सब कुछ मदिरा छोड़ दूँगा, दारू छोड़ दूँगा, शराब छोड़ दूँगा, मैं अच्छे से काम करूँगा, तुम करो मेरा साथ दो। इन लोगों ने कहा कि भाई रहने दे, हम जो है वहाँ नहीं जाएँगे। फिर बाबर ने जो है कहा कैसे भाई किया जाए, बाबर ने क्या किया इसे जिहाद घोषित कर दिया। कहा कि भाई ये धर्म युद्ध है, अल्लाह ने कहा हुआ है, काफिरों को मारना क्या है, हम अगर इसमें लड़ते-लड़ते मर भी जाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्या है अल्लाह के चरणों में जाएँ, तब कि हम अमर हो जाएँ, ठीक है? तो सेना जो है तैयार होती और ज़बरदस्त तरीके से युद्ध होता है। युद्ध में जो राणा सांगा अपना क्या करते हैं, मसौरा जो है दरबार में रखते हैं कि भाई कैसे क्या किया जाए। सभी लोग जो है कहते हैं कि आपको ऐसा करना है, पहले इनकी जो तोपें हैं बाबर की, वो ख़त्म करना होगा तभी हम जीत पाएँगे। राणा सांगा पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमारा पहला कदम होगा कि जो रस्सी से बनी हुई तोपें हैं, रस्सियों को काटना और तोपों को जो है हटाना। देन इसके बाद जो हमारी दूसरी सेना क्या करेगी, आक्रमण करेगी। एक यहाँ पर किसी मतलब पता नहीं सलाहकार है या पुरोहित है, कोई भी है, एक व्यक्ति से यहाँ पर राणा सांगा का विवाद होता है और वो विवाद की जो है गुप्त योजना जो है किसको पता चल जाती है, ये व्यक्ति जा कर के राणा सांगा को जो है क्या राणा सांगा को नहीं भाई बाबर को जो है बता देता है। बाबर जो है बाबर के पास में जाता है, बाबर को कहा कि भाई क्या बात है क्या? बाबर ने कहा कुछ नहीं बस युद्ध की तैयारी है। तो कहा कैसी तैयारी है? कहा कुछ नहीं हम रस्सी से बांध करके तोपे जाएंगे और राणा सांगा को वहीं पर खत्म। इस व्यक्ति ने कहा भाई साहब सुनो पहले ध्यान से, अगर उसको जीतना है तो पहले ज़रूरी है कि आप इतनी रस्सी-अस्सी हटाओ, वरना तुम्हारी योजना पहले से बन चुकी है और तुम्हारा ये काम खत्म कर दिया जाएगा। पहले यहाँ पर जो है लोहे की सांकड़ से जो है तोपें बाँधो और अपनी स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी बदलो स्ट्रैटेजी और जो है खत्म करने का पूरा प्लान है यहाँ। होता है युद्ध ज़बरदस्त तरीके से, जैसी प्लान बना था वैसा प्लान के मुताबिक यहाँ चीज़ें नहीं मिलती हैं। परिणाम क्या होता है कि राणा-सांगा की एक बड़ी सेना जो है मारी जाती है तोपों के चक्कर में। परंतु राणा-सांगा जो है यहाँ पर इन्हें युद्ध से जो है कोई ले जाता है घायल अवस्था में, मतलब उठा कर के इन्हीं के सैनिक ले आते हैं। परिणाम ये होता है खानवा का युद्ध राणा-सांगा हार जाते हैं। जब राणा-सांगा को युद्ध में होश आता है, तो तुरंत ही संकल्प लेता है कि मैं अब घर नहीं जाऊँगा, रियासत में लौट कर के नहीं आऊँगा, तक बाबर को मार नहीं दूँगा। बाद में जो है इनके ही लोगों ने क्या कहा, जहर पिला दिया था राणा-सांगा को, डेथ हो गई। ठीक है? तो वैसे होता रहता है भाई इतिहास में गद्दारों की। कहने का मतलब है बाबर जो है बाबर कौन था? देखिएगा बाबर जो है अपनी माता की तरफ से अगर बात की जाए तो ये कौन था? मंगोल था, क्योंकि इनकी जो मम्मी थी बाबर की, वो चंगेज़ खान की क्या थी? बहन थी। इसलिए माता के पक्ष से क्या था? ये मंगोल था और जो पिता के पक्ष से क्या था? ये तुर्क था। इनके पिता जो थे वो तैमूर के वंशज थे, माता जो है मंगोलों की वंश। दोनों की जो मिली-जुली शाखा है उसे क्या कहा जाता है? बाबर मुगलों की शाखा बनी उसे चगताई शाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चगताई शाखा कहा जाता है या इन्हीं को जो है मुगल कहा जाता है। तो मुगल कौन है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए मुगल शब्द लिखा हुआ तो पहली लाइन में यही लिख दीजिएगा, गोल मंगोल प्लस तुर्क बराबर मुगल। कोई नहीं नंबर काटेगा, 1 नंबर आपका कन्फर्म हो गया। आप अब बता दीजिए। ठीक है? तो ऐसे ही ये कुछ नवाचार करना होता है भाई आंसर राइटिंग। तो बाबर जो है यहाँ पर क्या बनता है? शासक बनता है। बाबर जो है भारत में मुगल वंश की नींव रखता है और बाबर के बाद में जो है बाबर के मुख्यतः 4 युद्ध जो है भारत में होते हैं। जैसे पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, फिर जो है खानवा का युद्ध होता है 1527 में और फिर जो है चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में हुआ था और 1529 क्या होता है? घाघरा का युद्ध। अगर चंदेरी के युद्ध में देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश की चंदेरी रियासत थी, अशोकनगर में पड़ता है। यहाँ के शासक मेदिनी राय थे, इनको जो है पराजित किया गया था। बड़ा जौहर हुआ था यहाँ पर भी, चंदेरी का जौहर। वो इसलिए इन्हें पराजित किया गया था क्योंकि खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया और पानीपत में जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया, घाघरा में जो है अफगानों को पराजित किया।
अफ़गान शासक एक शेरशाह सूरी रहता है जो बाबर की सेना में पहले काम किया करता था। हुमायूँ को समझाते हुमायूँ बहुत पढ़ने वाला व्यक्ति, याद रखना। अगर वर्तमान में होता तो मैं कभी यूपीएससी और पीएससी में टॉप नहीं करने देता, गारंटी। बहुत पढ़ाकू लड़का था कौन, हुमायूँ। तो हुमायूँ को समझाते हुए बाबर कहता है कि बेटा एक बात ध्यान रख किताबों से, तो वरना ये शेरशाह जो है चालाक लोमड़ी है, किसी दिन तुझे गटक जाएगा। वही हुआ कि भाई जो है गटक भी गया था, हुमायूँ को भागने पर मजबूर। तो हुमायूँ जो है बाहर रहा और 1530 से लेकर के 40 तक शासन किया। बाद में जो शेरशाह का शासन हो गया और फिर 1555 में जो है पुनः शासन करता है 1556 तक। ठीक है। हुमायूँ का जो पुत्र है जिसका नाम है बाबर अकबर, ये जो है अपने आप को क्या इतिहास में इतिहासकार कहते हैं कि ये राष्ट्रीय सम्राट है। और राष्ट्रीय सम्राट में जो है कहने के पीछे कुछ तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि ने जो है धार्मिक समन्वय किया था, जबकि सभी धर्मों की इज्जत की थी और उनकी बातों को समझा था और काम किए हुए, साथ ही साथ संस्कृति को जो है महत्व दिया था, कला संस्कृति। और देन इसके बाद में साथ ही साथ सुलह ए कुल की नीति अपनाई हुई थी, सुलह ए कुल की। और धर्म सहिष्णु जो है पद वितरित किए हुए थे सभी धर्म के लोगों को। इसके अलावा जो है इसने मजहरनामा की घोषणा की थी, इबादत खाना की घोषणा। सभी कार्यों के चलते जो ऐसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी तो हमेशा नकारात्मक पॉइंट भी एक पक्ष है कि अगर आलोचना करनी हो तो आप कर सकते हैं कि अकबर भले ही राष्ट्रीय सम्राट रहा हो, लेकिन इस प्रकार से नरसंहार किए कई शांतिपूर्ण होकर रियासतों में। ठीक है। जैसे कि एक गोंडवाना रियासत हो जाएगी, गोंडवाना रियासत हो, इसी प्रकार से एक बुंदेलखंड रियासत हो जाएगी। ठीक है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाई करना, टैक्स लगाना, राष्ट्रीय सम्राट नहीं होता। बहुत बड़े बड़े जो है जौहर हुए थे। इसी प्रकार से जो है चित्तौड़ रियासत में जो है आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कृत्य किए गए, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सम्राट के संदर्भ में क्या कर सकते हैं, कमियों के रूप में आलोचना कर। अकबर के बाद जो है जहांगीर शासक बनता है। जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का समय कहा जाता है और कला को जो है बड़ा इन्होंने महत्व दिया था। इसके बाद शाहजहां का जो समय है स्थापत्य के लिए जाना जाता है, बहुत सारे ताजमहल वगैरह शाहजहां के समय पर बनाए गए थे। और औरंगजेब जो है यह अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए जो है इतिहास के धार्मिक कट्टरता के लिए इतिहास में जाना जाता है। तो ये मुगल काल की जो है कुछ मैन मैन बातें हैं। और अकबर की यहाँ पर देखते हैं और नीतियाँ, ये शॉर्ट रिव्यू था, बाकी आगे देखते हैं गहराई। इधर देखेंगे समावेशी शासन किसने शुरू किया था, अकबर। समावेशी का मतलब क्या होता है, सभी लोगों का समावेशन शामिल करना, जैसे कि ईरानियों को भी शामिल किया, तुरानी गुट को भी शामिल किया, अफगानों को भी शामिल किया, राजपूतों का भी जो है सहयोग लिया। तत्पश्चात जो है इनका शासन जो बढ़ा। सुलह ए कुल की नीति अपनाई। सुलह ए कुल की नीति का मतलब होता है सभी लोगों से सहारा लेना, कुछ सलाह लेना और उनके निष्कर्ष स्वरूप क्या करना, सर्वत्र शांति की नीति अपनाई। धार्मिक सहनशीलता का जो है क्या किया इन्होंने, वो दिखाया। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में जो इब्राहिम लोधी हार गए थे, ये बात कहाँ की है, बाबर की ये बात है। चलिएगा, मुगल प्रशासन की जो रीढ़ थी वो क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था थी। क्या थी, मनसबदारी। मनसबदारी व्यवस्था यहाँ पर समझ लीजिएगा ये क्या होती थी। मनसबदारी व्यवस्था तो आप कहेंगे कि यह एक प्रकार की जो मुगल जो शासन था, प्रशासन था, उसकी रीढ़ की हड्डी। ठीक है। मनसबदारी में जो है क्या होते थे, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। दो पद हुआ करते थे, एक का नाम है जात और एक का नाम है सवार। सवार जहाँ ये बताता है कि उसके पास में जो मतलब कितनी सेना है ये बात करता है, कितने घुड़सवार हैं ये बताता था। और कितने कौन बताता था, सवार बताता था, जो कहीं ना कहीं मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था ये बात करता है। कौन, सवार पद। जिसका सवार जितना अधिक होगा उस हिसाब से क्या रखनी, सेना रखनी हो, घुड़सवारों की संख्या रखनी। यह जो है जात पद होता था, इधर देख पा रहे हैं तराजू में क्या रखा हुआ है, मतलब एक प्रकार का ताज रखा हुआ है, मतलब कितनी उसकी पावर होगी उस सारी की, कितना ओहदा होगा, कितना बड़ा पद होगा, ये कहाँ से डिसाइड होता था, ये जात से डिसाइड होता।
पद और वेतन का सूचक क्या होता था? जात पद होता था और सवार पद जो होता था मिलिट्री, यानी कि सैन्य उत्तरदायित्वों। जात जिसका अधिक होता था उसे दरबार में क्या मिलती थी? अधिक प्रतिष्ठा मिलती थी। ठीक है। और इसी के आधार पर जो है क्या किया जाता था? मनसब डिसाइड किया जाता था। किसी के पास में 5,000 का मनसब होता था, तो मतलब उसकी जात बड़ी। जात का मतलब ये हम ये जात पात वाली नहीं, समाज शब्द नहीं। जात जो है राजनीति रैंक की बात होती है। ठीक है। जात और सवार ये दो पद किससे संबंधित? सवार जहाँ सैन्य उत्तरदायित्व दिखाता है और जात पद जो है ये ओहदे को। मनसबदारी व्यवस्था में जो है क्या होते थे? जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में इक्तेदार होते थे, उस प्रकार से जो मनसबदार हुआ। और ये शुरुआत जो है 1575 में अकबर द्वारा इसकी जो मनसबदारी व्यवस्था समझ में आई, किससे संबंधित? मुगलकालीन शासन से संबंधित, जिसमें एक व्यक्ति को मनसब बनाया जाता था, उसकी जितनी जात होती हिसाब से जो है वो स्थान मिलता था। कौन पीछे पावर होगा। अब देखिएगा जागीर एक शब्द लिखा हुआ है। और तो जागीर एक प्रकार की क्या होती थी? जमीन होती, भूमि होती। ठीक है। ये भूमि जिसे दे दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? जागीरदार हो जाएगा। ये मतलब जो मनसबदार होते थे ना, तब इसे दिया जाता था, तो उन्हें जो सेना रखनी पड़ती थी, सेना का जो वेतन देना पड़ेगा, तो वेतन कहाँ से मिलता था? उस जागीर भूमि से मिलता था। टैक्स वसूल के दिया जाता है। तो वेतन नगद नहीं बल्कि राजस्व के रूप में दिया जाता था, यानी कि जमीन के रूप में दिया जाता था। उसे ही जागीर कहते थे, अपन समझ चुके। ठीक है। 8,000 मनसबदारों से केवल 445 के पास में कुल राजस्व का 61% था। ये कहीं ना कहीं बता रहा था कि बहुत बड़े बड़े मनसबदार होते थे, बाकी छोटे छोटे। अब देखिएगा मुगलकालीन वास्तुकला में कुछ शब्द हैं स्थापत्य से संबंधित, ये कई बार शब्द आते हैं, में समझ में नहीं। इंजीनियरिंग का बदलाव देखेंगे, ये संरचना क्या कहलाती है? इस संरचना को समझिएगा ध्यान से, कई बार जो है शब्द आपको देखने को। तो ये ऐसे होता है। हमारे यहाँ पर क्या होते थे? खंभे बने होते थे, बरामदा होता था, और इन खंभों के ऊपर जो है एक और खंभा रख दिया इस प्रकार से ऊपर, इसे सहतीर कहा जाता है। तो ये क्या हुआ है? सहतीर है। सहतीर क्या है? जब दो खंभों के ऊपर एक मतलब ऐसा और खंभा है, तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, ट्रेविट कहते हैं। ये जो चापाकार संरचना बनी हुई है, ये जो संरचना है इस प्रकार से चापाकार संरचना, इसे क्या कहते हैं? आप कहते हैं बलवन का जो मकबरा है वो मेहराब का बना हुआ। ठीक है। तो ये शब्द जो है आपको दोनों ध्यान रखना, तहतीर क्या होता है, मेहराब क्या होता है। अब इधर आप देख पा रहे हैं, अगर चलिए मैं जूम कर देता हूँ, ये शब्द जो है बहुत बार आपको मिलेंगे देखने को। समझ कि ये जो है देख पा रहे हैं, चार बाग पद्धति क्या होती? बाबर द्वारा जो है इसको किया गया था, चार बाग पद्धति। तो इसमें जो है चार समान हिस्सों में जो है क्या है, बटे औपचारिक बाग बनाए जाते हैं, तो बीच में जो क्या बनाया जाता है? स्थापत्य कला बनाई है। यहाँ पर जो है कुछ स्थापत्य बना दिया गया, चारों कने जो है क्या बना दिए गए? बाग बना दिए गए। इसे चार बाग पद्धति। और जो हुमायूं का मकबरा है वो चार बाग पद्धति मुगल काल की पहली इमारत मानी। ये चार बाग पद्धति। और किबला शब्द समझिए, किबला क्या होता है? बादशाह का सिंहासन जो है पश्चिम में ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। जो अल्लाह है, अल्लाह मतलब चारों दिशा में क्या है? विस्तार है उस। तो पश्चिम में जो विस्तार है वह क्या है? बादशाह का सिंहासन है। उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन कौन कर रहा है? कुल बादशाह कर रहा है। इसी किबला कहा जाता है। किबला मतलब क्या है? किबला का मतलब है कि जो अल्लाह का पश्चिम। अब यहाँ पर एक शब्द देखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है, पित्रादूरा क्या है? देख पा रहे होंगे कि ये पत्थर पर जो है कुछ फूल पत्तियां बनी हुई। तो ये जो है कार की सजाने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? पित्रादूरा शैली बोलते हैं। वास्तुकला की एक शैली, संगमरमर में जो रंगीन पत्थरों की नक्काशी की जाती है, इसी को पित्रादूरा बोलते हैं। और पहली बार जो पित्रादूरा शैली का प्रयोग किया गया था वो एतमादुद्दौला के मकबरा में प्रयोग किया गया था, जो कि नूरजहां के पापा थे। जबकि सर्वाधिक पित्रादुरा शैली का प्रयोग ताजमहल में देखने को। ये शब्द समझ पाए? एक पित्रादुरा शब्द, एक जो है किबला, एक सहतीर, एक चार बाग पद्धति, एक मेहराब। समझ गए होंगे।
चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और हम आगे देख लें। और मुगल काल में जो है मंदिर जो होते थे, बहुत सारे मंदिर मुस्लिम मुगल काल में नहीं, पूरा का पूरा जो मध्यकाल होता था, जो मंदिर हुआ करते थे मध्यकाल में, वो सत्ता और धन के क्या होते थे, केंद्र होते। अब देखिएगा, राजा लगभग जो है इतने तार्किक नहीं होते थे, उस समय पर इतना तर्क नहीं था, तो राजा जो है भगवान के भरोसे शासन कर क्या करते थे, भगवान के भरोसे शासन। और राजा अपने आप को ऐसा मानते थे कि भगवान ने मुझे गद्दी प्रदान की, मुझे अपने राज्य में क्या बनवाना चाहिए, एक बड़ा मंदिर बनवाना चाहिए। और वहाँ की जो मूर्तियाँ होती थी सोना चांदी और अमूल्य धातुओं से बनवाई जाती, तो धन के केंद्र भी होते थे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो प्रत्येक जो राजा होते थे वो अपनी प्रतिष्ठा इस बात से मानते थे कि मैंने अगर अपने राज्य में वैष्णव धर्म को मान्यता दी हुई है, वहाँ पर मंदिर बनवाऊँ। और दूसरा राजा है जिसने शैव धर्म को मान्यता दी हुई है, तो शैव धर्म की ये प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी, तो ये भी जो है मंदिर निर्माण का कारण हो। कैसे होते देखिएगा, इनके निर्माण का उद्देश्य क्या होता था, राजा की शक्ति, धन और ईश्वर के प्रति निष्ठा को प्रदर्शन करने के लिए राजा क्या करते थे, का निर्माण करते। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर राजा राजराज देव द्वारा जो है बनवाया गया। आक्रमण का कारण तो यहाँ पर जो है मुस्लिम शासकों ने बहुत सारे आक्रमण किए। क्यों किए? क्योंकि ये राजनीति के महत्व का भी होता था और आर्थिक महत्व का भी होता था। क्योंकि मुस्लिम आक्रमण करेंगे तो राजा का मान घटाने के लिए जो है उसके भगवान का मान घटाया जाता था, इसलिए जो है मंदिर पर आक्रमण होता। साथ ही साथ यहाँ की मूर्तियाँ जो है एक महंगी होती थी, आर्थिक उद्देश्य से भी आक्रमण किए। मंदिर अत्यधिक संपन्न थे, मूर्तियाँ जो है सोने की होती थीं, इसलिए यहाँ पर आक्रमण होते थे। युद्ध में हारे हुए राजा के मंदिर को लूटना जो है राजनीतिक विजय का जो है प्रतीक माना जाता। उदाहरण की 9वीं शताब्दी में जो है पांड्य राजा ने जो है श्रीलंका के बौद्ध मठ का, 11वीं सदी के जो है चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने चालुक्यों और पालों से लूटी मूर्तियों से अपना मंदिर सजाया। तो कहीं न कहीं ये भी क्या होता था, प्रतिष्ठा होती थी कि भाई मैंने उसका मंदिर जीत लिया, उसके भगवान या अपने भगवान उसके भगवान को जीता, मतलब कि मेरे भगवान की जो है मुझके ऊपर कृपा है तभी मैं जीत पाया हूँ, तभी होता। महमूद गजनबी ने जो है सोमनाथ मंदिर किया हुआ था, तो ये भी अपन ने देखा हुआ था। तो ये मुस्लिम आक्रमण जो है अर्थ है धन की प्राप्ति के लिए। चलिएगा आगे देख लेते हैं क्या आगे है हमारे पास में, मुगलों का पतन कैसे हुआ, इतने बड़े मुगल जो है ये कैसे खत्म हो गए। तो देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में जो है केंद्रीय सत्ता का जो पतन हुआ और क्षेत्रीय राज्यों का क्या हुआ, फिर से आपने देखा था। जैसे ही क्या हुआ, औरंगजेब जो है, औरंगजेब का मतलब क्या हुआ, खत्म हुआ। तो औरंगजेब के बाद बहुत छोटे छोटे शासक हुए। और खासतौर से बात की जाए तो बहादुर शाह प्रथम जो है, बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है। के बाद बहादुर शाह के प्रथम के बाद में जहांदर शाह जो है शासक बनता है, जहांदर शाह। और इसके बाद में फर्रुख सियर के समय से क्या होता है, पतन शुरू करता है। छोटे छोटे राज्यपाल होते थे, इन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और रंगीला के समय पर जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इसके क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। रंगीला के समय पर ही क्या होता है, 1739 में जो नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है, नादिर शाह का आक्रमण। तो यहाँ से जो सब कुछ लूट करके चला गया, बाकी जो है छोटी शक्तियाँ उदय हो गई। बाद में जो है क्या है, अंग्रेज आ गए तो उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या हुआ, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को जो हटा दिया जाता है। तो इनका अंत हो जाता है। क्या कारण थे अंत होने के, आप कहेंगे औरंगजेब का दक्कन का युद्ध जो है, संसाधन की कमी हो गई, औरंगजेब दक्कन चला गया, उत्तर में जो है शक्तियाँ क्या हो गई, उदय होने लगी। साथ ही साथ वो दक्कन में जो है जबरदस्ती जीतना चाहता था, तो मराठों का जबरदस्त उनका सामना करना पड़ा। कई राज्यों ने क्या किया, उनके खिलाफ विद्रोह किया, बहुत सारा धन का जो है बर्बादी हुआ, इससे जो अगले आने वाले शासकों के पास में इतना धन नहीं रहा, राज्य कमजोर हो गया। मनसबदारों और जागीरदारों का संकट। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन जब राजा शक्तिशाली होता था तब मनसबदार अच्छे से चलते थे, वरना जब राजा शक्तिशाली नहीं होता तो ये मनसबदार जो है स्वतंत्रता घोषित कर देते। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। तो ये दोनों ही आक्रमण किसके समय पर हुए थे, मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुए थे। और ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेता है कि 1739 में जो है आक्रमण हुआ था नादिर शाह का,
ईरान का नेपोलियन कहते हैं। लूटा भाई साहब ने तो क्या है, नादिर शाह ने तो तख्ते ताउस जो मयूर सिंहासन होता था उसको भी ले गया था। अब बताइए किसी राजा का जो है कुर्सी ही उठा ले गया तो उस राजा का क्या महत्व रहेगा। ठीक है, तो कोई महत्व नहीं, जनता फिर क्या कहने लगे, अरे तेरे पास में कुछ है, राज्य की कुर्सी उठा करके ले गया विरोध। ठीक है, तो इस चलते जो है राज्य कमजोर हो गया और अंततः जो अवध राज्य है ये सआदत खान के नेतृत्व में क्या हुआ, अवध राज्य जो है स्वतंत्र हो गया। बंगाल में जो मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल राज्य स्वतंत्र हो गया। हैदराबाद जो है निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में हैदराबाद जो स्वतंत्र हो गया। इधर मराठे जो है स्वतंत्र हो गए। बाकी यहाँ राजपूताना पहले से ही क्या था, स्वतंत्र था। और इधर कश्मीर वगैरह में थे। ये छोटे छोटे राज्य जो है क्या हो गए, सभी स्वतंत्र हो गए। अब जो है बंगाल मुख्य शक्ति थी, हैदराबाद दक्षिण में मुख्य शक्ति, मराठे इधर मुख्य शक्ति थी। ठीक है, और इधर जो है अवध राज्य मुख्य शक्ति थी। ये सभी जो है आज़ाद हो गए तो मुगल बादशाह था दिल्ली में एक कोने में बैठा रहा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, इस वाले क्षेत्र को सोच लिया। अब अंग्रेज जो है ध्यान देने लगे। बाकी जो है 1761 में जो है युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें मराठे भी क्या हो गए, पराजित हो गए। तो अंग्रेजों का रास्ता साफ हो गया। तो भारत क्या है फिर से क्षेत्रीय राज्यों में बट गया, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता खोल दिया। अगर मुगल शक्तिशाली होते तो अंग्रेज कभी न जीते, क्योंकि यहाँ शक्तियाँ बढ़ गई तो फिर अंग्रेज। अब देख लीजिएगा निष्कर्ष क्या है भाई, इसमें पूरी चीज़ें देखी हुई है। तो आप कहेंगे कि मध्यकालीन भारत की जो विरासत है उसमें आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है राजनीति के क्षेत्र में अगर चीज़ें देखेंगे, विकेंद्रीकरण में राजपूतों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो है एक शक्तिशाली जाति हुआ करती थी और सेनापति अच्छे होते थे ये। ठीक है, तो वफादार भी जो है काफ़ी होते थे। तो इन्हें जो है मुगलों ने क्या दी थी, काफ़ी हद तक जो स्वतंत्रता दी हुई थी और इनकी धार्मिक महत्व को भी स्वीकार किया था और सैन्य महत्व को भी स्वीकार किया था। तो ये स्वतंत्रता दी हुई थी तो छोटे छोटे जो है इनके पास में राज्य थे। विकेंद्रीकरण यानी कि शक्ति जो है एक जगह केंद्रित नहीं हो पाई थी। एक कारण क्या था, ये राजपूत। केंद्रीकरण की अगर बात करें मतलब जो शक्ति का जो केंद्रीकरण था किसके पास में था, मुगलों के पास में था। जो स्थानीय शक्तियाँ किसके पास में थी, इनके पास में थी। साथ ही साथ मुगलों ने जो है क्षेत्रीय स्वायत्तता दी हुई है इधर पर। और आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर कृषि का विस्तार हुआ था, व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ था और शहरीकरण हुआ था। ये शहरीकरण जो है एक बड़ी विशेषता है, मुगलों के दौरान जो है शहरों का काफ़ी हद तक विकास। और संस्कृति में देखेंगे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति का क्या हुआ, मिश्रण देखने को मिलता है। देखिए जो घर बने हुए थे उसमें देखेंगे, वेशभूषा में देखेंगे, संगीत में देखेंगे। संगीत के क्षेत्र में देखेंगे तो अमीर खुसरो बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे कि वीणा वगैरह है, गिटार वगैरह है। ये जो है मीर खुसरो द्वारा बनाई गई तो हिंदू मुस्लिम उपकरणों को मिक्स करके जो है कई बार देखा गया कि हमारे यहाँ पर जो है पहले जलेबी नहीं होती थी। जलेबी शब्द आपने क्या सुना हुआ है प्राचीन काल में? नहीं। जलेबी जो है ये जलेबी जो है तथा मुगलों का जो है मुस्लिम का भोजन। और कपड़ों में अगर देखेंगे तो ये जो कोट आप पहनते हैं अभी और जो पजामा पहनते हैं वाले पजामा, ये जो है मुस्लिमों के कपड़े होते थे, ये हमारे नहीं होते। आजकल हर कोई पहनता है। हमारे जो कपड़े होते थे, हम मतलब इधर जो ऊपर वाला हिस्सा होता था, इधर मूड़े में जो है हम सोफा बांधते थे, बहुत बड़ा मतलब स्वाफी बांधते थे। और इधर जो कमर से नीचे वाला हिस्सा होता था, इधर जो है मनुष्य हों चाहे महिलाएं हों, दोनों ही क्या करते, धोती पहनने का कार्य करते थे। आदमी की धोती होती तो उसे परधनी बोला जाता है, वो पहनते थे। पैंट जो है नहीं पहनते थे। पैंट हम अंग्रेजों के ज़माने से जो पहनने लगे हैं। इस प्रकार से जो महिलाएं होती वो धोती पहनती, शादीशुदा और जो गैर शादीशुदा महिला, तो उनका भी जो घंघरा टाइप का जो होता है, ये घंघरिया आज बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये ठीक है, तो ये जो है इसी प्रकार से जो है मिठाई का हमारे यहाँ पर ज़्यादा महत्व, रसगुल्ला वगैरह जो है देन है। इधर जो है स्थापत्य में खूब प्रभाव पड़ा कि सारी स्थापत्य जैसे मेहराब वगैरह हैं, अब है चार बाग पद्धति।
तहतीर हैं, ये है मुगलों के कारण जो है। साथ ही साथ जो है चित्रकला हालाँकि भारत में बहुत पहले से देखने को उनके समय पर भी जो है विकास हुआ। तो यानी कि हिंदू-मुस्लिम साझा संस्कृति का विकास हुआ मध्यकाल। ये क्या है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, अभी आगे आने वाली क्लासों में यही चीज़ें गहराई में होंगी। तो 8वीं की कक्षा तक हम तो पूरा भारत का इतिहास पढ़ लेंगे। 9वीं की कक्षा से फिर से प्राचीन काल से पढ़ने को, इसमें चाहिए थोड़ी गहराई की। ये एक क्लासों के हिसाब से ओवरव्यू है, तो हमारी आई थिंक यहाँ पर क्लास क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये आप क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। 12वीं तक रियलिटी हम हर संडे को एक क्लास करेंगे, आप करते रहिएगा। बाकी इसका टेस्ट देख टेलीग्राम चैनल पीडीएफ भी वहीं